बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज मोहम्मद अनवर, रजिस्टर्ड नर्स ऑफिसर एंड डायरेक्टर ऑफ अनवर नर्सिंग कोचिंग एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट नर्सिंग थ्योरीज एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट जी क्या पढ़ेंगे आज? एडाप्टेशन मॉडल। तो एडाप्टेशन मॉडल किसने दिया था? ये मॉडल सेस्टर। ठीक है, सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट नर्सिंग थ्योरीज। ठीक है, नर्सिंग थ्योरी में हम क्या पढ़ेंगे आज? सेस्टर, रॉयज, एडाप्टेशन मॉडल। ठीक है, एडाप्टेशन मॉडल को हम पढ़ेंगे। मॉडल क्या है? फ्रेमवर्क है जी, जो रियलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अक्सर आप लोग जब जाते हैं ना मोबाइल खरीदने के लिए, तो आजकल जो मोबाइल है वो आपको ओपन करके नहीं देते ना। एक बार अगर आपने उसको ओपन कर दिया तो फिर आई थिंक 25% आपको पे करना पड़ेगा। तो आपको एक मॉडल दिखाते हैं कि ये देख इस टाइप की मोबाइल होंगे। वो जो मॉडल है ना, वो रिप्रेजेंटेशन होता है फॉर द रियल मोबाइल की। रियल मोबाइल इस टाइप की मोबाइल होंगे, सही है। तो मॉडल का मतलब है कि एनीथिंग विच रिप्रेजेंट द रियलिटी, सही है। अगर कार की मॉडल आपको दिखाए जाते हैं तो ओरिजिनल कार भी उसी तरह के होंगे, तो उसको कहते हैं मॉडल। अब जो रॉयज एडाप्टेशन मॉडल है ना, ये क्या है? ये जो सेस्टर जो क्लस्टर रॉय है, ये कौन थी? सही है। तो सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट द थेओरेस्ट। जिस तरह हम पहले डिस्कस करते हैं कि जो थेओरेस्ट है उसके बैकग्राउंड के बारे में हम बहुत कुछ डिस्कस करेंगे, और इसके बाद फिर हम थ्योरीज के बारे में। सही है। आते क्यों चेयर खाली नहीं? सही है। तो जो ये रॉयस है या जो सेस्टर जो क्लस्टर रॉय है, ये मेल या फीमेल थी? फीमेल थी। ठीक है। ये कब पैदा हुई थी? व्हेन शी वाज बोर्न? शी वाज बोर्न 14 अक्टूबर एंड 1939। कहाँ पे पैदा हुई थी ये? लॉस एंजल्स, यूएस में ये एरिया है, वहां पे ये पैदा हुई थी। ठीक है। उसने बीएस नर्सिंग कहाँ से की थी और कब की थी? जी, बीएस नर्सिंग उसने कहाँ से की थी? देख, उसने बीएस नर्सिंग 1963 में की थी। कहाँ से? माउंट एसटी मैरी कॉलेज। ये कहाँ पे है? लॉस एंजल्स में। ठीक है, यहां से उसने बीएस नर्सिंग की थी। सही है। फिर उसने एमएस नर्सिंग कहाँ से की थी और कब की थी? ये 1966 में उसने नर्सिंग की थी। और कहाँ से की थी? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। सही है। पीडियाट्रिक नर्सिंग में उसने एमएस की थी, बिल्कुल। इसके अलावा उसने एक और एमएस की थी, एमएस इन सोशियोलॉजी। कब की थी? 1973 में। कहाँ से की थी? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। सही है। उसने पीएचडी भी की हुई थी। पीएचडी किस चीज में? इन सोशियोलॉजी में। कहाँ से की थी? 1977 में। कहाँ से की थी वो? अगेन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से। ठीक है। इसके अगर हम बात करें तो जो रॉय है ना, शी वाज नर्स थेओरेस्ट। इससे पहले जितनी भी हमने थेओरेस्ट की बात की है ना, उसको डायरेक्टली आप नर्स थेओरेस्ट नहीं कह सकते।
कुछ जो है वो साइकोलॉजी से उसका था, कुछ सोशियोलॉजी से। नर्सिंग में अपनी जो थ्योरीज है वो बहुत ज़्यादा कम है, नर्स थ्योरीज बहुत ज़्यादा कम है। नाइटिंगेल है, आप लोगों को पता है, जिस तरह ये रॉय है। तो रॉय क्या थी, ये एक नर्स थ्योरिस्ट और ये एक लेक्चरर थी, एक रिसर्चर थी, ये एक टीचर थी, ये ठीक है। अगर हम एडाप्टेशन मॉडल की बात करें तो ये एडाप्टेशन मॉडल उसने कब दिया था? 1968 से उसने स्टार्ट किया था, बट 1976 में उसने दिया था। 1976 में उसने एडाप्टेशन मॉडल दिया था। सही है, क्लियर? 2013 में उसकी एक थ्योरी पब्लिश हुई थी, ठीक है, और उसका नाम क्या था? पब्लिश एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस थ्योरी। सही है। और 2017 में वो रिटायर हुई थी। क्या हुई थी? रिटायरमेंट उसने लिया था एज अ प्रोफेसर। कौन से कॉलेज से? बोस्टन कॉलेज ऑफ नर्सिंग, BCN, ठीक है। यहाँ पे वो एज अ प्रोफेसर काम करते थे, बोस्टन कॉलेज ऑफ नर्सिंग में वो एज अ प्रोफेसर काम करते थे। बट 2017 में फिर वहाँ से उसने रिटायरमेंट ले ली। सो इट वॉज अ कंसाइज एंड ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द थ्योरिस्ट। सबसे पहले आपको ये पता होनी चाहिए कि जो रॉय है वो कब पैदा हुए थे। ये 14 अक्टूबर 1939 पे। कहाँ पे पैदा हुई थी? US में, यूनाइटेड स्टेट। जहाँ पे पैदा हुई थी उसको लॉइस एंजलिस उसको कहते हैं, ठीक है। फिर उसकी नर्सिंग की अगर हम बात करें तो उसने BS नर्सिंग किया हुआ था। कब? 1963 में। कहाँ से किया था? जो माउंट ST मेरी जो कॉलेज ऑफ नर्सिंग है वहाँ से उसने किया था। और वो अगेंस्ट जो यूनाइटेड स्टेट लॉइस जो एंजल्स है वहाँ पे लोकेटेड है। सही है। उसने मास्टर इन नर्सिंग किया था, MSN 1966 में। कहाँ से किया था? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से किया था। ये भी यूनाइटेड स्टेट में है। इसके बाद उसने MSc किया हुआ था इन सोशियोलॉजी में 1973 में। और वो भी अगेंस्ट उसी सेम यूनिवर्सिटी से उसने किया था, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से। फिर उसने PhD भी किया हुआ था सोशियोलॉजी में 1977 में अगेंस्ट द सेम यूनिवर्सिटी से उसने किया था, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। अगर हम उसके वर्क की बात करें तो शी वाज अ नर्स थ्योरिस्ट, शी वाज अ रिसर्चर, शी वाज अ टीचर। वो एक लेक्चरर थी और उसने डिफरेंट जो कॉलेजेस है वहाँ पे उसने टीचिंग भी की थी। सही है। 1976 में उसने ये मॉडल प्रपोज किया था। उसको कहते हैं रॉयस एडाप्टेशन मॉडल। और 2013 में उसने जो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस थ्योरी है उनकी ये पब्लिश हुई थी। 2017 में उसने रिटायरमेंट लिया था बोस्टन कॉलेज ऑफ नर्सिंग से। उसने एज अ प्रोफेसर उसने लिया हुआ था, 3rd सेमेस्टर। ठीक है। तो यहाँ तक हमने थ्योरिस्ट के बारे में डिस्कस कर दिया कि जो रॉय है वो कौन थे। सही है। अब हम थ्योरीज के बारे में डिस्कस करेंगे, जो मॉडल है उनकी, एडाप्टेशन मॉडल। देख, एडाप्टेशन का मतलब क्या है? आपने आपको एडॉप्ट करना, एडजस्ट करना किसी भी सिचुएशन में। जिस तरह आज इस क्लास में हमने 2nd सेमेस्टर को भी बिठा दिया है, सो ये उसके लिए एडॉप्टेशन, ये दो सिचुएशन हो सकते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अपने आप को यहाँ पे कंफर्टेबल फील करेंगे कि मतलब वो भी क्लास है और ये भी क्लास है, मुझे वैसे भी बैठना है, यहाँ पे हो या वहाँ पे हो। तो इसका मतलब है कि वो अपने आप को एडॉप्ट कर रही है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो यहाँ पे अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, डिफरेंट रीजन हो सकते हैं। सही है। तो वो अपने आप को इफेक्टिवली अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। तो दो सिचुएशन होते हैं। एडाप्टेशन का मतलब, इस मॉडल का मेन जो कॉन्सेप्ट है वो ये है
कि ह्यूमन बीइंग जो है ना, मतलब वो जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे डिफरेंट टाइप के स्टिमुलाई मौजूद है, ठीक है, डिफरेंट टाइप के स्टिमुलाई मौजूद है जो चेंजिंग होते हैं, चेंजेबल है, मतलब टाइम के साथ वो चेंज होते हैं और ह्यूमन कंटिन्यूअसली उसके साथ इंटरेक्शन में है। अब ह्यूमन जो कोशिश करते हैं ना, वो अपने आप को एडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं कि उस सिचुएशन में एडॉप्ट हो, ठीक है, उसमें सर्वाइव कर सके। अब इस मॉडल की जो मेन कंपोनेंट है उसको हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले अपने खुद से सोचना है कि फॉर एग्जांपल आप किसी भी एनवायरनमेंट में रहते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट स्टिमुलाई है। स्टिमुलाई क्या होते हैं? एनीथिंग जो प्रोक करते हैं आपको, ठीक है, जो चेंज लाते हैं आपकी लाइफ में। फॉर एग्जांपल मैं इसके एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ। आप जॉब करते हो ना, अचानक आपकी जॉब जो है वो लॉस हो जाए, ठीक है, सो दिस इज अ स्टिमुलाई। सही, आप किस तरह इस सिचुएशन में आप किस तरह अपने आप को एडजस्ट करोगे? या खुदा ना ख्वास्ता आपके घर में कोई क्लोज रिलेटिव है और अचानक से उसकी डेथ हो जाए, सो दिस इज अ स्टिमुलाई। तो क्या आप सारी जिंदगी रोते रहोगे, या आपने उस सिचुएशन में अपने आप को एडॉप्ट करना है, एडजस्ट करना है कि मतलब एक दिन हम सबको मरना है, आज ये चला गया या चले गई, कल हम ही जाना है, तो आपने आपको क्या करना है? एडॉप्ट करना है। या फॉर एग्जांपल आपके ट्रांसफर हो जाते हैं किसी न्यू हॉस्पिटल में, आपकी जॉब वहाँ पे हो जाते हैं। आप जब वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको सारे लोग बिल्कुल स्ट्रेंज लोग नजर आते हैं। जिस तरह अभी आप लोग इस क्लास में आए हो ना, तो सारे लोग अजनबी है ना आपके लिए, स्ट्रेंज है। तो ये जो अजनबी लोग हैं, दिस इज अ स्टिमुलाई फॉर यू। किस तरह ये आप लोगों के साथ डील करते हैं? जब आप न्यू हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ की जो हेड नर्स होते हैं या जो सुपरवाइजर होते हैं वो किस तरह आपको डील करते हैं? अगर वो सपोर्टिव है तो आसानी से आप अपने आप को एडजस्ट करोगे, अडॉप्ट करोगे। अगर वो सपोर्टिव नहीं है, बार बार आपको तंग कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पे आपके लिए अडॉप्टेशन मुश्किल होंगे। सही है? तो मतलब लाइफ जो है ना, लाइफ इज ऑलवेज चेंजिंग, इट्स नॉट अ कांस्टेंट। ये एक डायनामिक प्रोसेस है। लाइफ क्या है? एक डायनामिक प्रोसेस है, उसमें चेंज आते रहते हैं। आज आप हेल्थी हो, कल आप बीमार होंगे। आज आप बीमार हो, कल आप हेल्थी होंगे। आज आपके पास पैसे हैं, कल आपके पास पैसे नहीं होंगे। आज आप गरीब हो, कल आप अमीर होंगे। ठीक है? तो ये एक लाइफ जो है ना, दिस इज अ चेंजेबल, ऑलवेज चेंज होते हैं। इट्स नॉट अ कांस्टेंट या स्टैटिक। स्टैटिक नहीं है। सही है? एक सिचुएशन में आप कभी भी नहीं रह सकते। कभी आप खुश होते हो, कभी आप दुखी होते हो, ठीक है, मुख्तलिफ रीजन होते हैं ना। तो इसमें इसका मेन मतलब यह है कि लाइफ जो है वो स्टैटिक नहीं है, वो डायनामिक है, उसमें चेंजेस आते रहते हैं। उस चेंजेस को आपके रिस्पांस, किस तरह आप उसको रिस्पांस करते हो? अगर आप पॉजिटिवली रिस्पांस करते हो उस चेंज को, सो दिस इज कॉल्ड एडाप्टेशन। एडाप्टेशन मीन when someone is responding positively to environmental stimuli। एक environmental stimuli है और आप उसको positively, जिस तरह मैंने कहा कि अगर आप इसमें से, आप में से खुदा ना ख्वास्ता किसी की माँ या किसी की बहन या किसी की भाई या किसी के जो फादर है उसकी डेथ हो जाते हैं, तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं ना कि मतलब हमें दो टाइप की सिचुएशन होते हैं ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं बस रोना धोना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, ना कुछ खाते हैं, ना कुछ पीते हैं, ना किसी से बात करते हैं, आइसोलेशन में चले जाते हैं। तो एट्स मीन दिस इज आ, उसकी जो कॉपिंग मैकेनिज्म है वो बहुत ज़्यादा वीक है। वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे, वो अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बहुत आसानी से अपने आप को अडॉप्ट करते हैं। वो खुद से अपने आप को तसल्ली देते हैं कि मतलब ये तो है, ये तो दुनिया के मतलब रूल है कि जब दुनिया में आओगे तो दुनिया से जाना भी है। अब यहाँ पे नर्स का काम क्या है? नर्सिंग की काम क्या है? नर्सिंग इज द प्रोमोटिंग ऑफ एडाप्टेशन एंड हेल्थ। जिस तरह मैंने कहा ना कि वो लोग जो अपने आप को एडाप्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है, उसने रोना धोना स्टार्ट किया है, उसने खाना पीना छोड़ दिया है, वो आइसोलेशन में चला गया है, यहाँ पे नर्सिंग के रोल शुरू हो जाते हैं। नर्स का काम है कि वो उसको कन्वेंस करे, ठीक है, उसकी कॉपिंग को क्या करे? एनहांस करे, उसकी काउंसलिंग करें, ठीक है, कि मतलब देख, अगर वो आपकी वालिद नहीं है तो अभी आप उसकी जगह पे हो, आपने सारी फैमिली को संभालना है। अगर आप खुद से ऐसे बिहेव करोगे तो आपकी फैमिली का क्या हाल होगा? तो मतलब आप उसको क्या कर रहे हो? एडॉप्ट करने की कोशिश करवा रहे हो। सही है? तो ये है एडॉप्टेशन मॉडल की मेन कॉन्सेप्ट, कि आपने अपने आप को एडॉप्ट करना है। सही है? और इसके जो मेन आगे हम मेटा पैराडाइम पढ़ेंगे तो उसमें हेल्थ की डिफिनेशन भी उसने ये दी है कि हेल्थ इज द सक्सेसफुली एडॉप्टेशन,
ठीक है। एडाप्टेशन क्या है? व्हेन दिस इज द आउटकम ऑफ एडाप्टेशन, जब आप एडाप्टेशन में आ जाते हैं तो उसकी आउटकम को हम क्या कहते हैं? हेल्थ कहते हैं। यहां तक क्लियर है? सबसे पहले हम बात करेंगे इस थ्योरी की मेन जो कॉन्सेप्ट है, जो फ्रेमवर्क है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है, हम उसको डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के बाद हम इसके एजम्पशन को डिस्कस करेंगे, फिर इसके मेटा पैराडाइम को हम डिस्कस करेंगे, और फिर इसके बाद जो है हम इसकी स्ट्रेंथ को डिस्कस करेंगे, इसकी वीकनेस को डिस्कस करेंगे, सही है। और फिर इस पर हम थोड़ा सा बहुत क्रिटिक करेंगे, और इसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर के सेशन होंगे, सही है। तो देख, ये जो कॉन्सेप्चुअल मॉडल है ना, अगर ये आपने समझ लिया, बस ये सारी थ्योरी जो है एट्स मीन कि आपने याद कर लिया, सही है। देख, इसमें कुछ स्टेप है। क्या है? स्टेप है, मतलब एडाप्टेशन खुद ब खुद से नहीं आते, सही है। सबसे पहले इसके लिए कुछ इनपुट की ज़रूरत है, इनपुट, क्योंकि एडाप्टेशन तब आएंगे ना जब आपके जो नॉर्मल जो सिचुएशन है, हालात है, अगर वो डिस्टर्ब हो जाए तो आप कोशिश करेंगे कि मैं अडॉप्ट हूँ। अब नॉर्मल सिचुएशन में तो एडाप्टेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो, आप हेल्थी हो, सब कुछ सही चल रहे है, सो एडाप्टेशन की क्या ज़रूरत है, सही है। एडाप्टेशन की ज़रूरत तो तब है कि जब देयर इज एनी एबनॉर्मेलिटीज आ जाते हैं, तो एबनॉर्मेलिटीज खुद ब खुद तो नहीं आते हैं ना, इसके लिए कुछ न कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। तो उसको रॉयस ने क्या नाम दिया था? देख, उसने कहा था ना कि सबसे पहले क्या है? इनपुट। क्या है? इनपुट। इनपुट क्या है? मतलब एक सिचुएशन को, जिस तरह हमने बेटी न्यूमान मॉडल में हमने पढ़ा था कि जो एनवायरनमेंट है उसमें डिफरेंट टाइप के स्ट्रेसर हैं, और वो स्ट्रेसर कंटिन्यूअसली इंटरेक्शन में है ह्यूमन बीइंग के साथ। इसी तरह की कॉन्सेप्ट जो है ये इसका भी है, ठीक है। देख, उसने कुछ टर्मिनोलॉजी पहले बताई थी, वो टर्मिनोलॉजी मैं आपको बता देता हूँ ताकि फिर आसानी हो उसमें, सही है। वो टर्मिनोलॉजी क्या है? सबसे पहले कि एक एनवायरनमेंट क्या है? एनवायरनमेंट जी नहीं, वो तो उसमें हम पढ़ेंगे मेटा पैराडाइम में, लेकिन एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, सही है। एडॉप्टेशन क्या है? सही है। हेल्थ क्या है? पर्सन क्या है? नर्सिंग क्या है? ठीक है, इसकी शॉर्ट डिफिनेशन एक वर्ड में हम उसको डिफाइन करेंगे, आगे हम फिर पढ़ेंगे कि मतलब डिटेल से हम पढ़ेंगे, सही है। अच्छा, एनवायरनमेंट क्या है? स्टिमुलाई, एनी स्टिमुलाई दिस इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। मतलब हमारे इर्द गिर्द, हमारे सराउंडिंग जितनी भी ऑल कंडीशन, जितनी भी चीजें हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे ऊपर, स्टिमुलाई। एनवायरनमेंट को आप क्या कह सकते हैं? स्टिमुलाई। स्टिमुलाई तो जानते हैं ना आप लोग। आपको अगर कोई सुई वो कर दे, चुबा दे, सो दिस इज स्टिमुलाई। जब आप सो रहे होते हैं ना, कोई आपको जगाते हैं तो कोई स्टिमुलाई देकर आपको जगाते हैं ना, सही है। एडाप्टेशन क्या है? एडाप्टेशन इज द गोल ऑफ नर्सिंग। नर्सिंग का मेन गोल क्या होनी चाहिए? एडाप्टेशन। हेल्थ क्या है? आउटकम है ऑफ एडाप्टेशन। एडाप्टेशन के आउटकम को हम हेल्थ कहते हैं, ठीक है। पर्सन क्या है? एडाप्टिव सिस्टम है। क्या है? एडाप्टिव सिस्टम है। और नर्सिंग क्या है? प्रोमोटिंग एडाप्टेशन एंड हेल्थ, ठीक है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है, यू आर सपोज टू नो अबाउट इट। तो हम बात कर रहे थे कॉन्सेप्चुअल मॉडल की, कि कॉन्सेप्चुअल मॉडल का मतलब क्या है और किस तरह हम उसको डिस्कस करेंगे, सही है। देख, सबसे पहले क्या चाहिए आपको? इनपुट। इनपुट क्या है? दो चीजें इनपुट। इनपुट में दो चीजें आते हैं। द फर्स्ट वन इज स्टिमुलाई एंड द सेकंड वन इज एडॉप्टेशन लेवल, ठीक है। ये दो चीजें आते हैं इनपुट में। इनपुट में क्या है? स्टिमुलाई एंड एडॉप्टेशन लेवल, सही है।
इसके बाद है कंट्रोल प्रोसेस। ठीक है, कंट्रोल प्रोसेस में क्या आते हैं आपको पता है? कॉपिंग मैकेनिज्म है ये आपके, क्या है? कॉपिंग मैकेनिज्म। और इसके सब सिस्टम है, क्या है? सब सिस्टम। वो सब सिस्टम क्या है? हाँ, कोऑर्डिनेटर है, रेगुलेटर है। क्या है? रेगुलेटर एंड कोऑर्डिनेटर। सही है। इसके बाद क्या है? इसके बाद है इफेक्टर। क्या है? इफेक्टर। इफेक्टर में क्या है? 4 बेसिक मोड है। क्या है? 4 बेसिक मोड। 4 बेसिक मोड या मॉडल भी उसको कहते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? पेजो लॉजिकल, आर फिजिकल भी उसको कहते हैं। दूसरा क्या है? सेल्फ कॉन्सेप्ट या उसको ग्रुप आइडेंटिटी भी कहते हैं। थर्ड क्या है? रोल फंक्शन। फोर्थ क्या है? इंटर डिपेंडेंट। ठीक है, ये 4 क्या है? दिस इज कॉल्ड इफेक्टर। इसके बाद क्या है? आउटकम। क्या है? आउटकम। अब आउटकम 2 टाइप के हो सकते हैं ना, इफेक्टिव आउटकम होते हैं, इफेक्टिव रिस्पांस, जिसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एडॉप्टेशन भी कहते हैं ना, एडॉप्टेशन। और दूसरा क्या है? इनइफेक्टिव रिस्पांस। इनइफेक्टिव, जब आप एडॉप्ट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, फिर इसके बाद आप अगेन यहां पे आओगे और यहां से फिर यहां पे आओगे। दिस इज अ साइकिल। सही है। आप एक एक चीज को हम यहां से डिस्कस करेंगे। सही है, कि आपकी जो नॉर्मल बैलेंस है ना, जो बैलेंस लाइफ है, वो किस तरह डिस्टर्ब होंगे। सबसे पहले इसके लिए किस चीज की जरूरत है? इनपुट के। इनपुट में क्या आते हैं? स्टिमुलाई एंड एडाप्टेशन। स्टिमुलाई इज एनीथिंग व्हिच कैन कॉज चेंज। सही है, जो आपकी लाइफ में चेंज लेकर आते हैं, दिस इज स्टिमुलाई। पेन है आपको, दर्द, तो ये आपकी जो कंफर्टेबल है उसमें उसने चेंज लेकर आया या नहीं? सो पेन क्या है? स्टिमुलाई है। आप जा रहे थे और आप गिर गए, आपकी जो लेग है उसके क्या हो गया? फ्रैक्चर। आप चल सकते हैं अभी? आपकी जो बॉडी इमेज है उसमें चेंज आया या नहीं? तो ये फ्रैक्चर क्या है? स्टिमुलाई है। आपको बहुत ज्यादा नॉजिया वोमिटिंग हो रही है, तो क्या आप कर सकते हैं इन दैट टाइम? नहीं कर सकते ना। तो आपकी जो नॉर्मल वो है एक्टिविटीज, उसमें चेंज आ गई है, तो इसको क्या कहते हैं? ये नॉजिया वोमिटिंग क्या है? स्टिमुलाई है। आपको बहुत ज्यादा सीवियर टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर क्या है? स्टिमुलाई है। हर वो चीज जो चेंज लेकर आते हैं आपके लाइफ में, दिस इज कॉल्ड स्टिमुलाई। अब ये जो स्टिमुलाई है ना, इसकी 3 टाइप है। कितने टाइप है? 3 टाइप है इस स्टिमुलाई के। स्टिमुलाई सबसे पहले है फोकल स्टिमुलाई। फोकल स्टिमुलाई क्या है? दिस इज अ बिग एंड मेन जो प्रॉब्लम है जिसके ऊपर हमारे फोकस होते हैं, बिग एंड मेन प्रॉब्लम। या आप कह सकते हैं कि वो स्टिमुलाई जो इमीडिएटली इफेक्ट करते हैं आपके मतलब बॉडी पे। इसके इफेक्ट क्या होते हैं? इमीडिएट इफेक्ट। इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। ठीक है, देख इसके एग्जांपल क्या है?
इसके एग्जांपल क्या है? हाँ, वो सारे, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, वो आ जाते हैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट में विद सीवियर नॉजिया इन वोमिटिंग। ठीक है, तो नॉजिया और वोमिटिंग क्या है? दिस इज अ फोकस स्टिमुलाई, क्योंकि उसका जो मेन, जो प्राइमरी उसकी कंसर्न है ना, जो मेन कंप्लेन है वो क्या है? नाजिया वोमिटिंग है। तो इसलिए हम उसको कहते हैं फोकल स्टिमुलाई, क्योंकि उसको उसके बाद मतलब जो भी प्रॉब्लम उसकी हो गई है उसके बाद इमीडिएटली इफेक्ट उसका क्या है? नाजिया वोमिटिंग। अगर एक इंडिविजुअल है और उसको सीवियर हाई ग्रेड फीवर के साथ आया हुआ है, तो ये हाई ग्रेड फीवर क्या है? फोकस स्टिमुलाई, क्योंकि इमीडिएट इफेक्ट है। फॉर एग्जांपल आप जा रहे हो ना और आप गिर गए, आपकी लेग टूट गई, तो सबसे पहले इसमें फोकल स्टिमुलाई क्या है? फ्रैक्चर। बाद में तो पेन भी होगा, बाद में हो सकता है कि आप जा रहे थे तो मतलब कोई और रीजन थे इसकी वजह से आप गिर गए हो, वो तो बात की बात है, लेकिन इमीडिएट इफेक्ट क्या हुआ? फ्रैक्चर। सो फ्रैक्चर क्या है? फोकस स्टिमुलाई है। समझ में आ रही है? ठीक है। दूसरा टाइप क्या है? कॉन्टेक्सचुअल। दिस इज द फर्स्ट, सेकंड वन इज कॉन्टेक्सचुअल स्टिमुलाई। कॉन्टेक्सचुअल स्टिमुलाई का मतलब है ना कि ऑल अदर फैक्टर which affect the change, all other factor। फॉर एग्जाम्पल उसको नाजिया वोमिटिंग क्यों हुई थी? हो सकता है फूड पॉइजनिंग की वजह से, उसने बाहर खाना खाया हुआ था, घर से होटल का खाना। हो सकता है कि उसने पुराना खाना को गर्म करके उसने खाया हुआ था। हो सकता है कि उसको किसी एरिया से बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है, उसको स्मेल की वजह से उसको नाजिया वोमिटिंग हो रही है। हो सकता है कि उसने कोई ऐसी चीज देखी है कि उसकी वजह से उसको नाजिया वोमिटिंग हो रही है। ठीक है, कुछ और फैक्टर भी है जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं नाजिया वोमिटिंग में, जो अदर जितनी भी फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसमें। फॉर एग्जांपल जिसने हमने एक और एग्जांपल दिया था कि आप जा रहे थे और गिर गए थे, फॉल एंड फ्रैक्चर। ठीक है, अब देख फ्रैक्चर के बाद जब आप हॉस्पिटल चले गए तो आप उससे ब्लीडिंग भी हो रही है, तो दिस इज अ कॉन्टेक्सचुअल स्टिमुलाई। ठीक है, पेन भी हो रही है, दिस इज अ कॉन्टेक्सचुअल स्टिमुलाई। जितनी भी फैक्टर है जो उस सिचुएशन को और भी वर्स करने में अपना हेल्प करवा देते हैं, दिस इज कॉल्ड कॉन्टेक्सचुअल। क्लियर? एंड द थर्ड वन इज रेजिडुअल स्टिमुलाई। ये क्या है? फॉर एग्जाम्पल करंट सिचुएशन में तो फोकस स्टिमुलाई भी है, कॉन्टेक्सचुअल भी है। हाँ बिल्कुल। ये एक ऐसी स्टिमुलाई है ना जो क्लियर नहीं है, जो क्लियर नहीं है। हो सकता है उसके बिलीफ भी हो सकते हैं, रिलीजियस बिलीफ भी उसके हो सकते हैं। ठीक है, अक्सर जो हमारे पास पेशेंट आते हैं ना विद फैट्स, जो सीजर के साथ हमारे पास आते हैं ना, लोग क्या कहते हैं कि उसके ऊपर क्या है? जिन्नात है। सो दिस इज अनदर स्टिमुलाई, एक्चुअल स्टिमुलाई एज देयर इज एबनॉर्मेलिटीज या एबनॉर्मल सिंगल which produced by your nervous system. This is the main cause. This is a focus stimuli. But residual stimuli is a spiritual belief. आपकी जो spiritual belief है। क्लियर या क्लियर नहीं है? सही है। तो ये तीन टाइप के स्टिमुलाई है, ये तीन टाइप की क्या है? स्टिमुलाई है। ये आपको बार बार प्रोवोक करते हैं, आपकी जो नॉर्मल हालात है उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर एक स्टूडेंट्स है, मैं आप लोग की एग्जांपल दे देता हूं, और वो एनपी हो जाते हैं, इसकी वजह से वो नर्सिंग छोड़ देते हैं, तो उसकी लाइफ में चेंज आ गया, स्टूडेंट्स लाइफ से वो किसी और लाइफ में चला गया। तो इसमें फोकस स्टिमुलाई क्या है? एनपी होना। अब इसमें कॉन्टेक्सचुअल स्टिमुलाई क्या है? बहुत और रीजन, वो क्यों एनपी हुआ था, काफी रीजन है ना उसके। स्टडी की वजह से हो सकता है, उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी उसकी वजह से हो सकते हैं, उसके अपनी हेल्थ की वजह से हो सकते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ है। यहाँ पे अगर वो एनपी स्टूडेंट्स दोबारा वेट कर ले और दूसरे सेमेस्टर में आ जाए, सो दिस इज कॉल्ड एडाप्टेशन। ये क्या है? एडाप्टेशन। उसने उसी सिचुएशन में अपने आप को एडॉप्ट कर दिया, लेकिन अगर वो छोड़ के चला जाए, सो दिस इज आउटकम ऑफ इनइफेक्टिव।
समझ में आ रही है ना, क्योंकि उसने एडॉप्ट नहीं किया उस सिचुएशन में। उसको मामूली से जब मतलब कोई भी मुश्किलात आ गई ना, तो वो हार मान लिया उसने कि नहीं, मुझे आगे कुछ भी नहीं हो सकता अभी। सही है, यहां तक क्लियर है। अब एन फुट में दूसरा है एडाप्टेशन लेवल। क्या है एडाप्टेशन लेवल? 3 टाइप के एडाप्टेशन लेवल है। कितने टाइप के हैं? 3 टाइप एडाप्टेशन लेवल। वो कौन कौन से हैं जी? कौन कौन से हैं? 3 टाइप ऑफ एडाप्टेशन मॉडल है। द फर्स्ट वन इज इंटीग्रेटेड। The second one is compensatory. The third one is compromise. ठीक है, देख, इसको समझने के लिए 2-3 एग्जांपल मैं दे देता हूं जो आसान हो। अगर किसी के पास कार है, हाइब्रिड कार है, जैसे आप उसकी स्विच ऑन करते हैं ना, तो 3 टाइप की लाइट वो दे देते हैं। एक ग्रीन का मतलब क्या है? ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर एंड नाउ यू कैन गो। एक होता है येलो का मतलब क्या है? कि स्टिल यू कैन गो बट देयर इज समथिंग रॉन्ग। वो आपको वार्निंग साइन देते हैं कि कुछ गलत है, आप उसको ठीक करें। पहले से आपको वो क्या करते हैं? वार्निंग देते हैं कि आप ठीक करें उसको। और एक देते हैं रेड, मतलब आप आगे नहीं जा सकते बस। या आप लोग जब जाते हैं ना ट्रैफिक, जो वो सिग्नल पे कभी आप रोक गए हो, 3 टाइप की लाइट होते हैं वहां पे। ग्रीन का मतलब क्या है? कि आप जा सकते हो, ठीक है, ओपन है आपके लिए, कुछ भी नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, रोड बिल्कुल क्लियर है, आप जा सकते हो। येलो का मतलब क्या है? रोक जाए, ठीक है, अपनी स्पीड को कम करें, क्योंकि अभी विद इन अ फ्यू सेकंड लाइट जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे रेड को। तो ऐसा नहीं है कि आप उस वहां पे जो है फंस जाए और एक्सीडेंट हो जाए। तड़ क्या है? रेड का मतलब क्या है? कि रास्ता क्लोज है, आपको आगे नहीं जाना है। इसी तरह इंटीग्रेटेड जो एडाप्टेशन लेवल है ना, इंटीग्रेटेड, ये आपको कौन सा लाइट देते हैं? ग्रीन लाइट। ठीक है, कि मतलब इट्स ओके। मैं इसके एग्जांपल दे देता हूं, आप समझ आ जाएंगे। कंपनसेंट्री कोशिश करते हैं अपने आप को एडजस्ट करने के, ये येलो लाइट है। और कंप्रोमाइज रेड लाइट। इसके मैं आपको एक आसान एग्जांपल बता देता हूं। एक पेशेंट है, उसको कोई कार्डिक प्रॉब्लम है। क्या है? कार्डिक प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल उसको एमआई है। क्या है? एमआई। उसको एमआई है, माइकार्डिक इन्फॉर्क्शन। वो मतलब किसी पहाड़ पे चढ़ रहे या किसी जो हाइट पे जा रहे हो, ठीक है, उसने कुछ, फॉर एग्जांपल ये स्टेज पे भी अगर वो आ रहे हैं, वो आसानी से ऊपर चढ़ सकते हैं। मतलब कोई उसको ना, उसको एसयूबी है, ना उसको चेस्ट पेन है, कुछ भी नहीं है। हालांकि उसको एमआई है, लेकिन स्टिल वो अपनी जो एक्टिविटीज है उसको परफॉर्म कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड लेवल ऑफ एडाप्टेशन। मतलब यहाँ पे उसको कुछ करने, उसकी जो लाइफ है ना, वो बिल्कुल बैलेंस लाइफ चल रहे हो। एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, लोगों के साथ मिल भी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। कंपनसेंट्री में क्या है? कंपनसेंट्री में अगर वो 2 या 3 जो स्टेयर है उसको अगर वो मतलब क्रॉस कर लें, तो उसको एसयूबी होना शुरू हो जाएगा, उसको चेस्ट पेन, वहाँ पे वो क्या हो जाएगा? बैठ जाएगा। यहाँ तक तो वो जा सकता था, लेकिन उससे आगे वो नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वो कंपनसेट हो रहे हैं। मतलब वो एडाप्टेशन की तो वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, सही है, तो उसको एसयूबी हो जाते हैं। कार्डिक आउटपुट क्या उनकी कम है ना, उसको पल्पिटेशन शुरू हो जाते हैं, सही है, स्वेटिंग शुरू हो जाते हैं। दिस इज कंपनसेंट्री। और कंप्रोमाइज ये है ना, वो जा ही नहीं सकता, वो चल ही नहीं सकता, ठीक है। वो कंप्रोमाइज किस तरह? उसके साथ साथ, उसके कार्डिक के साथ साथ अगर वो जाएंगे ना, तो हो सकता है कि वो कार्डिक अरेस्ट में चला जाए, हार्ट फेलर में जा सकता है। कंप्रोमाइज है ना। अक्सर हमारे पास जो लोग आते हैं ना,
मतलब कार्डिक डिजीज के साथ, और हम इसकी ईको को देखते हैं तो कुछ को हम आई फ्लूइड देते हैं, कुछ को नहीं देते हैं। जो बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज लोग होते हैं ना, जो उसकी कार्डिक आउटपुट बहुत ज़्यादा कम होते हैं, और अगर उसकी जो ईएफ होते हैं ना, ईएफ अगर उसकी कम है, 50 से कम है, 20-30 पे है, अगर आप उसको और भी फ्लूइड देंगे तो एट्स मीन कि इसके ऊपर आप और भी बर्डन दे रहे हो। वो ऑलरेडी उसकी जो हार्ट है वो पंपिंग नहीं कर रहा, अगर आप और भी इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम को तो वो फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 टाइप के एडाप्टेशन लेवल है। इंटीग्रेटेड एडाप्टेशन लेवल ये है कि बिल्कुल आप बैलेंस हो, आपको कुछ भी नहीं है, ठीक है, आप आसानी से अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं। इस क्लास में अभी एडाप्टेशन है। अगर हम 7 सेमेस्टर की बात करें तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं दे आर इंटीग्रेटेड। लेकिन अगर हम बात करें सेकंड सेमेस्टर के सो दे आर कंपनसेटरी। सही, उसको प्रॉब्लम है, ठीक है, इस क्लास में उसको प्रॉब्लम है। और कंप्रोमाइज जो लोग इस क्लास में आए नहीं, जैसे उसने सुना कि 7 क्लास में जाना है, उसने कहा नहीं हमें नहीं जाना है, तो दिस इज अ कंप्रोमाइज। उसने एडॉप्ट ही नहीं किया, उसमें एडॉप्टेशन की कोई मतलब वो सलाहियत थी नहीं, सही, दे वर कंप्रोमाइज। तो ये 3 टाइप के एडॉप्टेशन हो सकते हैं, इंटीग्रेटेड, कंपनसेटरी और कंप्रोमाइज। क्लियर? अगर ये इंटीग्रेटेड है तो यहाँ पे रोक जाएंगे। उसने यहाँ पे स्टिमुलाई के साथ उसने कंपटीशन कर ली, यहाँ पे बस उसने सब कुछ डील कर दिया, यहाँ पे जाने की ज़रूरत भी नहीं है। क्लियर? लेकिन अगर ये स्टिमुलाई की वजह से उसकी जो नॉर्मल बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो गई तो फिर उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे आपके बॉडी। ऐसा नहीं है, मतलब आप जो चेंज है ना, चेंज आप लोग आगे पढ़ेंगे मेरे ख्याल में लीडरशिप एंड मैनेजमेंट में, चेंज थ्योरी। ठीक है, जो चेंज है ना, चेंज कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता, ये बात याद रखें। चेंज ऐसी चीज है जिसको बाय नेचर आप रेजिस्ट करोगे, बाय नेचर। जिस तरह हमने आप लोगों के जो क्लिनिकल है वो मॉर्निंग से इवनिंग में कर दिया था, कितना रेजिस्टेंस आया हुआ था। हमने अभी सेकंड सेमेस्टर को 7 सेमेस्टर में बैठा रहे थे, वहाँ भी 2, 3, 4 फीमेल थे जो रिजेस्ट कर रही थी, नहीं हमें नहीं जाना है। ये बाय नेचर आप रिजेस्ट करोगे चेंज को। अगर इस कॉलेज में हमने जब फर्स्ट टाइम बायोमेट्रिक लेकर आए थे तो रेजिस्टेंट था उसके अगेंस्ट। अब अगर हम इवनिंग में क्लासेस स्टार्ट करेंगे, कुछ क्लासेस मॉर्निंग में होंगे, कुछ इवनिंग में होंगे, अब ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स है वो रिजेस्ट करेंगे। हमने इम्प्लीमेंट किया था कि आप लोग एग्जाम के दिन में हम आपको फॉरेक्ट नहीं देंगे, आप लाइब्रेरी में आकर स्टडिंग करेंगे। कितने लोगों ने रेजिस्ट किया था? मतलब ये है कि चेंज को हमेशा रेजिस्टेंट होंगे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी में कोई भी चेंज आ गया और बस आपकी बॉडी ने मान लिया कि बस ठीक है, नहीं। यहाँ पे आपकी बॉडी में कुछ कंट्रोल प्रोसेस है जो कोशिश करते हैं कि आपको क्या करें, रेगुलेट करें, आपको नॉर्मल करें, आपको एडॉप्ट करें, सिचुएशन वहाँ पे ख़त्म हो, आगे ना जाए। मैं इसके 1-2 एग्जाम्पल देता हूँ। और इसको क्या कहते हैं? कॉपिंग मैकेनिज्म। कॉपिंग मैकेनिज्म वो मैकेनिज्म है जिसमें आप ये करने की कोशिश करते या सीखते हैं कि किस तरह आपने एक सिचुएशन में आपने आपको एडजस्ट करना है। ठीक है, उसको कहते हैं कॉपिंग मैकेनिज्म। अगर आपकी कॉपिंग मैकेनिज्म स्ट्रांग है तो आप आसानी से अपने आप को एडॉप्ट करोगे। अगर आपकी कॉपिंग मैकेनिज्म वीक है तो आप आसानी से अपने आप को एडॉप्ट नहीं कर सकते। तो इसके सब टाइप है, एक है रेगुलेटर, एक है कोऑर्डिनेटर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि जो चेंज स्टार्ट हुआ है ना, ये चेंज आसानी से आगे जाने नहीं देंगे। ये कोशिश करेंगे आपकी बॉडी की उसको क्या करें, रेगुलेट करें, रेजिस्ट करें, खत्म करें, कॉपिंग करें, एडॉप्ट करें। तो एक है रेगुलेटर, एक है कोऑर्डिनेटर। रेगुलेटर का मतलब होता है ना कि आपकी बॉडी के रिस्पांस, जब आपकी बॉडी में जो फिजिकल चेंज आते हैं ना उसको रिस्पांस, फिजियोलॉजिकल चेंज को जो आपकी बॉडी के रिस्पांस होते हैं उसको कहते हैं रेगुलेटर। ये अनकॉन्शियस होते हैं, इनवॉलंटरी होते हैं, आपके इख्तियार में नहीं है। मैं इसके एक एग्जांपल दे देता हूँ। अगर ऊपर से कोई आए और आपको कहे कि भाई मतलब कोई भी स्टूडेंट के नवीद को ऊपर बुलाओ, प्रिंसिपल के ऑफिस में नवीद को बुलाओ, और कोई आ जाता है, नवीद से कहता है कि प्रिंसिपल के ऑफिस में आपको बुलाया जा रहा है, तो सबसे पहले उसको जो है ना अनइंटेंशनली उसके हार्ट रेट इंक्रीज होंगे, उसकी बीपी इंक्रीज होंगे, वो नर्वस होंगे, पता नहीं क्या हुआ है। ठीक है, ऑटोमेटिकली, ये उसके इख्तियार में नहीं है।
कि मतलब वो अपने हार्ट रेट को स्टेबल करे, लेकिन उसको कुछ ना कुछ मतलब वो प्रो कर रहा है ना कि कुछ है, तो उसकी हार्ट रेट भी इंक्रीज हो रही है या कुछ। फॉर एग्जांपल अगर आपके घर से रात 2-3 बजे कॉल आ जाते हैं आपको, अभी आपने कॉल रिसीव नहीं किया है, लेकिन आपको डायरेक्टली पल्पिटेशन ये सारी चीज़ें स्टार्ट होनी शुरू, अब 3 बजे कौन मुझे कॉल करेगा घर से, मतलब ये एक नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, सही है। या अचानक से अगर कोई आपको कोई न्यूज़ सुना दे, बैड न्यूज़, तो आपकी बॉडी में चेंज आती है या नहीं आती, मतलब आपकी हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है, आपकी बीपी जो है वो मतलब शॉट आउट करते हैं, ठीक है, आपको स्वेटिंग स्टार्ट हो जाते हैं, सही है, ट्रीमर जो है वो शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी क्या है, ये रेगुलेटर है। आपकी बॉडी कोशिश करते हैं कि मैं उसको मैनेज कर लूं, क्या करूं, मैनेज करूं, तो और मैनेज नहीं कर सकते ना। आपको ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है क्योंकि आप स्ट्रेस में हो, तो कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होनी चाहिए, तो आपकी बॉडी एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन को रिलीज करते हैं। एपिनेफ्रिन जाके आपकी जो बीटा 1 रिसेप्टर है उसको स्टिमुलेट करते हैं, उसकी वजह से कार्डिक जो कॉन्ट्रैक्शन है वो इंक्रीज होते हैं, कार्डिक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आपकी जो कार्डिक आउटपुट है वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो इसकी वजह से एक तो कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज है, तो टेकिकार्डिया है, पेल्पिटेशन है, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज है, हाइपरटेंशन है, ठीक है। तो ये सारी चीजें शुरू हो जाते हैं, लेकिन ये आपके कंट्रोल में नहीं है। दिस इज रेगुलेटर का मतलब है कि दिस इज योर बॉडी रिस्पांस टू फिजियोलॉजिकल चेंज या फिजियोलॉजिकल स्टिमुलाई या फिजियोलॉजिकल रिस्पांस है आपकी बॉडी के, बट दिस इज अनकॉन्शियस एंड इनवॉलंटरी। लेकिन जैसे नवीद क्लास से निकलता है ना, तो वो सोचना शुरू कर देते हैं, क्या क्यों बुलाया होगा मुझे, मैंने ऐसे क्या किया है, ठीक है। तो फिर उसको याद आते, हाँ मैंने उस स्टूडेंट के साथ झगड़ा किया हुआ था, अच्छा अब मैं वहां पे जाकर मैं वहां पे क्या बताऊंगा कि मैंने क्यों किया था, ठीक है। मैं कौन से बहाना बनाऊं वहां पे, मैं अपने आप को किस तरह वहां पे डिपेंड करूंगा। तो दिस इज कॉल्ड कॉग्निटर, ये कॉन्शियस है, ये आप सोच रही है, जानबूझकर आप कोशिश कर रही है कि मतलब ये चीज क्यों हुआ है, सही है। तो ये 2 टाइप के रेगुलेटर है। पहला रेगुलेटर क्या था, पहला कंट्रोल प्रोसेस रेगुलेटर जो आपके कंट्रोल में नहीं था। मैं इसके एग्जांपल अभी एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देंगे तो आप और भी समझ जाएंगे। और कॉग्निटर ये कॉन्शियस है, ठीक है, कॉन्शियस है, ये कॉन्शियस रिस्पांस है, इंफॉर्मेशन उसमें होते हैं, जजमेंट होते हैं उसमें, आप जानबूझकर सोचते हैं कि मुझे वहां पे जाकर क्या बताना होगा। अगर आपसे एक्सप्लेनेशन मांगे जाते हैं ना, तो आप उसके लिए सोचते हैं ना कि मैं क्या बता दूं उसको। अगर कोई स्टूडेंट है जो कंटिन्यूसली एब्सेंट है, क्या है, कंटिन्यूसली एब्सेंट है, और डायरेक्टली आपकी जो ग्रुप है उसमें नोटिफिकेशन आ जाते हैं कि जो फ्लॉस स्टूडेंट है वो अलाउड नहीं है फॉर द एग्जामिनेशन। सो इन दैट टाइम आपकी बॉडी में जो चेंजेस आते हैं ना, अचानक से आपकी बॉडी में चेंजेस आ जाते हैं ना, आपकी कलर चेंज हो जाते हैं। जब आप मैसेज को रीड करते हैं ना, तो आपकी जो दूसरे साथी उसको मतलब आप वो असेस कर सकते हैं कि व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या हो रहा है आपके साथ, ठीक है। आपके कलर चेंज हो सकते हैं, आपको पल्पिटेशन जो है स्टार्ट हो सकते हैं, आप खाना पीना छोड़ देते हैं, मुख्तलिफ वो चीज़ें। दिस इज रेगुलेटर, क्योंकि आपकी बॉडी कोशिश करते हैं कि मैं उसको रेगुलेट करूं, लेकिन बाद में आप सोचने लगते हैं क्या मुझे क्या करना है, किस तरह मैं अपने आप को डिफेंड कर लूँ, किस तरह मैं कन्वेंस कर लूँ कॉलेज वालों को कि मुझे एग्जामिनेशन में जाने दे। तो आप सोचना शुरू कर देते हैं, ठीक है, कॉन्शियसली आप इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने शुरू कर देते हैं, आप जजमेंट को तैयार करना शुरू कर देते हैं। सो दिस इज कॉल्ड कॉग्निटर। और ये दोनों जो है दिस इज द सब सिस्टम ऑफ द कॉपिंग मैकेनिज्म, और ये कोशिश करते हैं कि कंट्रोल करे उसके, सही है। मैं इसके एक एग्जांपल दे दूं मेडिकली या नहीं, काफी है, ठीक है। अच्छा इसके बाद है ना, अगर यहाँ पे कंट्रोल हो गया तो ठीक है, लेकिन कुछ चीजें ऐसे हैं ना जो इफेक्ट करते हैं आपके एडाप्टेशन के ऊपर, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, इफेक्टर। इफेक्टर वो फैक्टर है जो आपके एडाप्टेशन के ऊपर वो इफेक्ट करते हैं, या सही तरीके से आप एडॉप्ट कर पाते हैं या सही तरीके से आप एडॉप्ट कर नहीं पाते। कौन से ऐसे फैक्टर है जो आपकी एडाप्टेशन के ऊपर उसका इफेक्ट है, ये 4 है। कितने हैं, इसको 4 बेसिक मोड्स कहते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये इफेक्ट करते हैं आपके एडाप्टेशन को, किस तरह। इसमें एक है फिजियोलॉजिकल और फिजिकल,
देख, फिजियोलॉजिकल इज यूज फॉर इंडिविजुअल और फिजिकल इज यूज फॉर अ ग्रुप। ऐसे फैक्टर जो किसी भी इंडिविजुअल के एडाप्टेशन के ऊपर उसका इफेक्ट होता है उसको कहते हैं फिजियोलॉजिकल। अब फिजियोलॉजिकल कितने हैं पता है? 5 बेसिक नीड हैं एंड 4 कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है, फिजियोलॉजिकल। ये जो फिजियोलॉजिकल है ना, फिजियोलॉजिकल इज फॉर इंडिविजुअल एंड फिजिकल इज यूज फॉर ग्रुप। कौन से हैं? 5 बेसिक नीड हैं। कितनी? 5 बेसिक नीड जो इफेक्ट करते हैं आपके एडॉप्टेशन के। वो 5 बेसिक नीड क्या है पता है? द फर्स्ट वन इज ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजनेशन, ठीक है। आप हाई एटीट्यूड पे हो, किसी पहाड़ पे आप जा चुके हो, हाई एटीट्यूड पे हो, वहां पे ऑक्सीजनेशन क्या होगी? कम होगी। आप वहां पे अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये जो ऑक्सीजनेशन है ना, ये इफेक्ट करते हैं आपके एडाप्टेशन के ऊपर। आपको कोई लंग्स प्रॉब्लम है, आपको चेस्ट इन्फेक्शन है, आप इसकी वजह से आप एसओबी में हो, ठीक है। आप एडॉप्ट कर रहे हो लेकिन ऑक्सीजनेशन उसके ऊपर उनका इफेक्ट है। अगर आप हॉस्पिटल में हो तो आसानी से हम आपको ऑक्सीजन लगा सकते हैं, आप इजीली उसको एडॉप्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप घर पे हो, वहां पे ऑक्सीजनेशन का कोई सिस्टम नहीं है, तो क्या आप एडॉप्ट कर पाओगे इजीली? तो ये इफेक्ट करेंगे। दूसरा क्या है? न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन बट बैलेंस डाइट। सही है, बैलेंस न्यूट्रिशन जो है ये आपके एडाप्टेशन के ऊपर उसका इफेक्ट है। क्यों? अगर आप बैलेंस डाइट लेते हैं आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी ना, या नहीं होगी जी? यहां पे मैं आपको एक और चीज बता दूं, आप लोगों की खैर उसमें नहीं है, जो इन या एंड में बताऊंगा, मुझे याद दिला दे। सही है, ठीक है। अच्छा, न्यूट्रिशन बैलेंस डाइट की बात हो रही है। अगर आप बैलेंस डाइट ले रही है तो आप आसानी से अपने आप, मैं इसके एक एग्जांपल और बता देता हूं इसके ऑक्सीजनेशन की। अगर एक पेशेंट अपर दिल से तिमरगरा रेफर हो जाते हैं और हमारे पास ऑक्सीजनेशन बेड अवेलेबल नहीं है, तो क्या हम पेशेंट को वहाँ पे एडॉप्ट करेंगे? पेशेंट को हमें मजबूरन पेशावर भेजना पड़ेगा ड्यू टू ऑक्सीजनेशन। आप किसी एरिया पे काम करते हो, मतलब आप किसी स्कूल में या कॉलेज में टीचिंग करते हो और वो बहुत ज़्यादा दूर है बाज़ार से, वहाँ पे क्या है? कोई होटल नहीं है, कोई कैंटीन नहीं है, खाने पीना इतनी आसानी से आपको नहीं मिलता, तो क्या वहाँ पे आप अपने आप को एडजस्ट कर पाओगे? मुश्किल है ना, वहाँ पे एडॉप्ट करना मुश्किल है। सही है। इसी तरह क्या है? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन क्या है? जो वेस्ट प्रोडक्ट आप एलिमिनेट करते हैं फ्रॉम बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, इन द फॉर्म ऑफ स्टूल, जो भी है एलिमिनेशन। अगर कोई पेशेंट है जो कॉन्स्टिपेटेड है, बहुत ज़्यादा, उसको ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है, क्या वो अपने आप को एडॉप्ट कर पाएगा आसानी से? नहीं। या इसके एक आसान एक और एग्जांपल मैं बता देता हूँ। आपके दोस्त ने आपको दावत दी है कि आप हमारे घर आए, ठीक है, आप उसके घर चले गए। मैं वैसे आपको आसानी के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आप जब वहाँ पे गए ना, तो उसकी उजरे में सब कुछ है लेकिन वॉशरूम नहीं है, ठीक है। जैसे बहुत बेहतरीन खाना वो आपको लेकर आते हैं, लेकिन आप बहुत कम खाते हैं कि खुदा ना ख्वास्ता कुछ हो जाए तो मैं कहाँ भी जाऊँगा। आप वहाँ पे अपने आप को एडॉप्ट नहीं कर पाओगे, एक दिन पर मुश्किल गुजार पाओगे, दूसरे दिन के लिए वो इतनी मिन्नतें करेंगे ना, आप कहेंगे नहीं मुझे काम है, वहाँ भी जाना है, यहाँ भी जाना है। ड्यू टू एलिमिनेशन आप वहाँ पे एडॉप्ट नहीं कर रहे हो अपने आप। अगर दूसरे दिन भी ज़बरदस्ती आपको रुकवा देना, तीसरे दिन तो आप मर जाओगे, लेकिन आप नहीं रोकोगे। सही है, क्योंकि वहाँ पे एलिमिनेशन नहीं है। जब ये नहीं है तो मतलब आप वहाँ पे अपने आप को एडॉप्ट नहीं कर पा रहे हो। सही है, तो ये ऐसे फैक्टर है जो आपके एडॉप्टेशन के ऊपर उसका इफेक्ट है। एक और मैं आपको बता देता हूं, एक है एक्टिविटी एंड रेस्ट। सही है। अगेन आप कह सकते हैं कि आप किसी दोस्त के पास जाते हो, लेकिन वहां पे लोग 3 बजे तक जो है जागते रहते हैं, आपस में गपशप लगाते हैं, आप जो है रेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपके लिए रेस्ट के लिए कोई जगह है नहीं।
तो अगेंस्ट वहाँ पे अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर पाओगे, सही है। या अगर आपको कोई किसी जेल में रख दे, जेल में लोग अडॉप्ट क्यों नहीं होते? क्योंकि वहाँ पे एक्टिविटीज़ पे पाबंदी होती है, एक्टिविटीज़ नहीं होते ना। एक रूम में आपको बंद किया हुआ है, आप बाहर नहीं जा सकते, नहीं घूम सकते, तो एडाप्टेशन मुश्किल है। हॉस्पिटल में एडाप्टेशन क्यों मुश्किल है? क्योंकि वहाँ पे भी आपकी एक्टिविटीज़ जो है वो लिमिटेड हो जाती है। जहाँ पे भी आपकी एक्टिविटीज़ लिमिटेड हो जाती हैं, आपकी रेस्ट, फॉर एग्जांपल आप किसी ऐसी एरिया पे अपनी रूम लिया हुआ है हॉस्टल में, बाहर आपकी हॉस्टल है वाड़ी बाज़ार में, लेकिन आपकी रूम ऐसी जगह पे है कि नीचे लोग जो है वेल्डिंग का काम कर रही है, कोई जो है मतलब मैकेनिक है सारे, और इतना ज़्यादा वहाँ पे नॉइस है ना, इतना ज़्यादा नॉइस है कि ना आप सो सकते हैं ना आप स्टडी कर सकते हैं। तो क्या वहाँ पे आप अपने आप को एडजस्ट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। सो दिस इज कॉल्ड एक्टिविटी एंड रेस्ट। ये डायरेक्टली आपके एडाप्टेशन के ऊपर उसका इफेक्ट होगा। वहाँ पे आप अपने रूम को आप चेंज करोगे, वहाँ पे आप नहीं रह सकते। क्लियर? एंड द फिफ्थ वन इज प्रोटेक्शन। ये तो आजकल बहुत ज़्यादा अहम है। हम जिसको भी कहते हैं ना आजकल, अगर मैं आपको कहूँ कि अगर आप लोगों की कोई दोस्त है देवबंदो से उसका ताल्लुक़ है और वो आपको दावत दे दे कि हमारे घर आए, आप 1000 बहाने बनाएंगे लेकिन वहाँ पे नहीं जाओगे। इमदाद वहाँ की है, ठीक है, तो ये लोग उनके पास नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कंसिडर करते हैं, ठीक है। अगर आप देख ख़ुसूसन फीमेल के लिए ये लोग हर हॉस्टल में क्यों नहीं जाते? क्योंकि वो अपने आप को वहाँ पे प्रोटेक्ट कंसिडर नहीं, सिक्योर तस्वर नहीं करते ना। प्रोटेक्शन, जहाँ पे आपको प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है वहाँ पे आप अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर पाते, ठीक है। हम जब भी सर्जरी करते हैं ना तो हम कहते हैं नहीं इस हॉस्पिटल में मुझे सर्जरी नहीं करनी है, यहाँ पे जितने भी इंस्ट्रूमेंट है वो कंटेमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, मतलब उससे मुझे इन्फेक्शन हो सकते हैं, तो वो नहीं कर सकते जब तक आप अपने आप को सिक्योर फील नहीं करोगे। तो ये प्रोटेक्शन ऑटोमेटिकली डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके एडॉप्टेशन के ऊपर उसका इफेक्ट है। क्लियर? आप 4 कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्सेस है या प्रोसेस है, 4 कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्सेस और प्रोसेस एडॉप्टेशन के लिए। 4 कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, वो कौन कौन से हैं? हाँ नहीं, कौन से हैं? सेंसेस है। द फर्स्ट वन इज द सेंसेस, सेंसेस। द सेकंड वन न्यूरोलॉजिकल फंक्शन, the third one fluid and electrolytes, acid base balance, and the fourth one is endocrine function। जी बिल्कुल कह सकते हैं ना, बिल्कुल। ये ऐसे है ना जो कोशिश करते हैं आपकी बॉडी को वो क्या करें, एडाप्टेशन। ये 4 कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने बात की, अगर कोई पेशेंट है और इसकी अचानक बीपी कम हो जाते हैं किसी भी वजह से, हाइपोवोलेमिया में वो चला जाता है किसी भी वजह से, तो आपके एंडोक्राइन सिस्टम या आपकी जो न्यूरॉन है वो क्या काम करते हैं पता है? हार्मोन्स रिलीज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपके एक सिंपल बता देता हूँ कि आपकी जो एड्रीनल ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड इज योर एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। किडनी के ऊपर जो ग्लैंड्स होते हैं उसको कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड्स। वो हार्मोन रिलीज करते हैं, क्या हार्मोन रिलीज करते हैं, और उसको कहते हैं एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। सही, लेकिन किस तरह रिलीज होते हैं? देख, जैसे आपकी बॉडी के जो ब्लड वॉल्यूम है वो कम हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। जो आपकी किडनी है ना उसको सेंस करते हैं, सेंस आपकी बॉडी उसको, किडनी क्या करते हैं? उसको सेंस करते हैं। तो आपकी किडनी क्या करते हैं? वो रेनिन को रिलीज करते हैं। क्या करते हैं? रेनिन को रिलीज करते हैं।
और आपकी लीवर से एक एंजाइम आते हैं, उसको क्या कहते हैं? एंजियोटेंसिन। ये रेनिन क्या काम करते हैं? कन्वर्ट करते हैं एंजियोटेंसिन 1 में। फिर आपके लंग से एक और एंजाइम आते हैं, उसको क्या कहते हैं? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। वो क्या काम करते हैं? 1 से कन्वर्ट करते हैं 2, और 2 जो है वो एक्टिव फॉर्म में होते हैं। वो 2 काम करते हैं। क्या काम करते हैं? 2। एक ये काम करते हैं कि ये जाके आपके जो एल्डोस्टेरोन है उसको क्या करते हैं? रिलीज करते हैं, इंक्रीज करते हैं। जब इंक्रीज करते हैं तो 2 काम होते हैं। क्या काम होते हैं? एक, आपके ब्लड में जो सोडियम की अमाउंट है वो इंक्रीज होते हैं। जब अमाउंट इंक्रीज होगी आपके ब्लड में तो उसकी वजह से वाटर रिटेंशन होंगे। जब वाटर रिटेंशन होगी तो वॉल्यूम इंक्रीज होंगे। एक दूसरा काम क्या करते हैं कि ये आपके जो क्या कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड की जो पोस्टीरियर पार्ट है वहां पे एक हार्मोन है, उसको कहते हैं एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। उसको क्या करते हैं? उसको रिलीज करते हैं। जब वो ज्यादा रिलीज होंगे तो आपकी यूरिन आउटपुट कम होंगे, तो अगेन ब्लड रिटेन होंगे वाटर ब्लड में, तो हाइपरविलीमिया होंगे। हाइपरविलीमिया की वजह से क्या होंगे? ब्लड प्रेशर इंक्रीज होंगे। एक और जो हमने कहा था कि एंजियोटेंसिन 2 है, वो जाके आपकी जो ब्लड है वहां पे ARB रिसेप्टर है। क्या है? ARB रिसेप्टर है, उसको स्टिमुलेट करते हैं तो वो वेसल कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। जब वेसल कॉन्ट्रैक्शन होते हैं तो ब्लड वेसल जो है वो नेरू हो जाते हैं, तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। यहाँ समझ में आ गई? तो इसमें एंडोक्राइन ने भी अपना काम कर दिया, इसमें न्यूरॉन ने अपना काम कर दिया, उसमें सेंस ने अपने काम कर दिया, और उसमें अपनी जो फ्लूइड है और इलेक्ट्रोलाइट्स है उसने भी अपना काम कर दिया। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है? सोडियम है, पोटाशियम है, कैल्शियम है। तो इस एक एग्जांपल में जो 4 कॉम्प्लेक्स जो हमने बात की प्रोसेस के, वो सारे हमने डिस्कस कर दी। ठीक है, मतलब खुद बहुत आपकी बॉडी ने ये 4 कॉम्प्लेक्स जो प्रोसेस है उसको इस्तेमाल करके आपकी जो प्रॉब्लम था उस प्रॉब्लम को क्या किया? रिजॉल्व कर दिया। पहले हाइपोटेंशन था, अब हाइपोटेंशन नहीं है, कार्डियक एक्टिविटी इंक्रीज है, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज है, सारी चीजें, तो ब्लड वेसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसकी वजह से बीपी क्या है? इंक्रीज है। तो यहाँ ये इस एग्जांपल से आपको समझ आ गया कि व्हाट इट्स मीन। क्लियर? तो ये जो फिजियोलॉजिकल या फिजिकल फैक्टर है ना, मतलब फैक्टर है, वो इफेक्ट करते हैं आपके एडाप्टेशन के ऊपर, और किस तरह मैंने आपको बता दिया। क्लियर? अच्छा, नाउ वी विल डिस्कस द सेकंड वन। Second one, self concept and group identity. देख, self concept as used for individual and group identity as used for group. सेल्फ कंसेप्ट में 2 टाइप के सेल्फ कंसेप्ट होते हैं। एक है सेल्फ इमेज और पर्सनल। एक है सेल्फ में, एक है इनर और एक है पर्सनल या एक्सटर्नल। सेल्फ इमेज में आप कह सकते हैं 2। एक को हम कहते हैं बॉडी इमेज, बॉडी इमेज, ठीक है, और दूसरा क्या है? पर्सनल इमेज। जो बॉडी इमेज है ना, ये बॉडी से रिलेटेड है। किससे? बॉडी। और दिस इज इनर, इंटरनल आपकी, सही है, इनर। मैं इसके एक एग्जांपल दे देता हूं। बॉडी इमेज, कुछ लोग जो है ना उसके एक लेग भी नहीं होते या 1 उसके आर्म नहीं होते, लेकिन उसकी जो बॉडी इमेज है ना उसने बहुत हाई बनाई हुई होती है कि मैं ठीक हूँ, ठीक है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आई कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। सो दिस इज उसकी जो बॉडी इमेज है ना, उससे आपको पता चलता है कि वो उसने अपने आप को एडॉप्ट किया है। लेकिन नो डाउट कि उसकी जो बॉडी इमेज है ना वो उसकी एडाप्टेशन पे मतलब इफेक्ट है उसका असरअंदाज है। अगर कोई भी इंडिविजुअल है और उसकी आई साइट अचानक चले जाए तो वो आसानी से अपने आपको एडॉप्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। अगर कोई है उसकी नाक काट जाए, ठीक है, तो उसकी बॉडी इमेज डिस्टर्ब होगी ना। अगर वो खुदा न खास्ता उसकी लेग टूट जाए और उसकी जो वॉक इन है, जो मोमेंट है, वो कुछ अजीब से लगे आपको, तो वो अपनी बॉडी इमेज उसकी डिस्टर्ब होगी, तो वो डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं एडाप्टेशन के ऊपर। और जो पर्सनल इमेज है ना, इनर,
बाहर से तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन अंदर से वो टूटा हुआ है, ब्रोकन है, ठीक है। वो कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, बस सब कुछ खत्म है। अब मैं जो भी करता हूं ना वो, ठीक है, वेस्टलेस है, मतलब सब कुछ खत्म है। एनर उसकी इंटरनल जो इमेज है वो डिस्टर्ब है, तो वो डायरेक्टली एडाप्टेशन के ऊपर उसका इफेक्ट है। क्लियर, एनर्जेटिक नहीं है, वो कोशिश ही नहीं करते, वो मायूस है। सही है, तो यहां तक क्लियर है। फिर है रोल फंक्शन। रोल फंक्शन किस तरह आपके एडाप्टेशन के ऊपर इफेक्ट करता है? कम्युनिटी में जो आपके रोल है वो किस टाइप के रोल है? सही है। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल बता देता हूं। कोई फीमेल है यहाँ पे, वो यहाँ पे स्टूडेंट्स है, उसने LHV की है, कहा किसी और जगह पे वो जॉब करते हैं, उसने शादी की है, उसके बच्ची भी है, ठीक है। तो उसकी कितने रोल है? एज अ स्टूडेंट, एज अ एम्प्लॉय, एज अ मदर, वो किसी की बेटी भी है, एज अ डॉटर, वो किसी की बीवी भी है, एज अ वाइफ, वो किसी के सिस्टर भी है, ठीक है। सो एज अ सिस्टर, कितने रोल है उसके? वो अगर जितनी ज्यादा आपके रोल होंगे ना, इतना ज्यादा आप अपने आप को अडॉप्ट करने में आपको मुश्किल होंगे, ठीक है। वो अपने बच्चों को भी टाइम दे रहा है, वो अपने टीचिंग या जो जॉब है उसके लिए भी टाइम निकाल रहे हैं, वो कुकिंग के लिए भी टाइम निकाल रही है, ठीक है, मुख्तलिफ उसके लिए। तो दिस इज कॉल्ड रोल फंक्शन। ये डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं आपके किस चीज के ऊपर? एडाप्टेशन के ऊपर। अगर कोई बिल्कुल आप कह सकते हैं कि बेरोजगार है, उसकी कोई काम है नहीं, बस सिर्फ शादी और उसमें जाते हैं, तो वो आसानी से हर सिचुएशन में अपने आप को एडॉप्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको कमाना भी है, सब कुछ है, तो वो मुश्किल से एडॉप्ट करेंगे अपने आप को। एक है इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस का मतलब क्या है कि किस तरह हम एक दूसरे के ऊपर, मतलब रिलेशनशिप की बात हो रही है कि किस तरह एक रिलेशनशिप जो है ना वो इफेक्ट करते हैं आपके एडाप्टेशन की। मैं इसके एक एग्जांपल बता देता हूं। देख, अगर कोई स्टूडेंट्स, अभी हम एडमिशन अनाउंस कर रहे हैं ना, तो न्यू स्टूडेंट्स आएंगे। जब न्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे आएंगे ना, तो वहाँ पे उनकी कुछ यहाँ पे कोई फ्रेंड भी होंगे, उनके कोई उसके रिलेटिव भी होंगे। अगर उसकी यहाँ पे फ्रेंड है या रिलेटिव है और वो उसको गाइड कर रहे हैं, ठीक है, उसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं हमारे साथ कि सर ये मेरा कज़न है, ये है, उसने ये क्या हुआ है, उसने ये क्या, ठीक है, तो वो अपने आप को आसानी से अडॉप्ट करेंगे। वो उसको ओरिएंटेशन दे रही है, हमारी कॉलेज है, ये हमारी टीचर है, यहाँ पे ये हो रहा है, वहाँ पे, तो आसानी से अडॉप्ट कर रहे हैं। एक ऐसा स्टूडेंट है जो यहाँ पे उसके न कोई कोलीग्स हैं, न कोई फ्रेंड है, न कोई रिलेटिव्स हैं, तो यहाँ पे वो बिल्कुल एक अजनबी है, बिल्कुल एक स्ट्रेंज पर्सन है, तो उसको एडाप्टेशन टाइम, उसमें क्या टाइम लगेंगे, वो आसानी से अपने आप को एडाप्ट नहीं कर पाएंगे। क्लियर? या मैं एक और एग्जांपल बता देता हूँ। अगर आप में से कोई ऐसे इंडिविजुअल है जिसकी जॉब अचानक से लॉस हो जाए, उसकी जॉब थी, उसको जॉब से निकाल दिया गया, टर्मिनेट किया गया, अगर उसके फैमिली मेंबर उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो आसानी से अपने आप को एडजस्ट करेंगे। उसके भाई कहेंगे कि नहीं छोड़ो, बस अभी तक आप कमा रही थे, अभी जॉब नहीं है तो क्या हुआ, हम हैं ना, हम तो कमा रहे हैं, तो आसानी से वो अपने आप को एडॉप्ट कर लेगा। लेकिन अगर उसको फैमिली सपोर्ट नहीं है, ये बस कमाना है तो कमा ले, आपकी कोई गलती होंगी, वैसे फजूल में कोई जॉब से तो नहीं निकालते ना, आपका दिल नहीं कर रहा था वहाँ पे कमाने के लिए, बस आप तो यही चाहते हैं कि बस घर पे बैठे रहो, तो वो आसानी से अपने आप को एडॉप्ट नहीं कर पाएगा। क्लियर? या था कोई कंफ्यूजन? तो इंटरडिपेंडेंट का मतलब ये है। इसी तरह आप उसमें भी ले सकते हैं, रिश्तों में अगर मियाँ बीवी एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आसानी से वो अपने आप को एडॉप्ट कर पाएगा। अगर नहीं कर रहे तो वहाँ पे एडॉप्टेशन नहीं हो जाती, एट द एंड क्या हो जाते हैं, डाइवोर्स हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, सारी चीजों की वजह से आप हमारे पास 2 टाइप के आउटकम आ सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये सारी चीजें जो है ना ये पॉजिटिव है, उसको ऑक्सीजन भी मिल रहा है, उसको न्यूट्रिशन भी मिल रहा है, एलिमिनेशन भी है, एक्टिविटीज, एक्सरसाइज, रेस्ट भी है, उसका बॉडी इमेज भी बिल्कुल ठीक स्ट्रांग है, सेल्फ इमेज भी बिल्कुल ठीक है, उसका रोल फंक्शन बिल्कुल वो एडॉप्ट कर रहे हैं अपने आप को, उसको फैमिली सपोर्ट भी है, फ्रेंड सपोर्ट भी है, सब कुछ है, तो वो इफेक्टिवली
उसका रिस्पांस होगा और वो अपने आप को एडॉप्ट करेगा। अगर ये सारी चीजें वीक है और ये भी वीक है, रेगुलेटर सही काम नहीं कर रहा, कॉग्निटर सही काम नहीं कर रहा, स्टिमुलाई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, एडाप्टेशन लेवल जो है वो कंप्रोमाइज है, ये जो बेसिक मूड है ये नेगेटिवली इफेक्ट कर रही है, तो वो इनइफेक्टिव आउटकम होगा, वो एडाप्ट नहीं कर पाएगा, तो वो दोबारा कहाँ पे आएगा, दोबारा वो स्टिमुलाई पे आ जाएगा, इनपुट पे दोबारा आ जाएगा, ठीक है, और ये साइकिल अगेंस्ट शुरू होंगे। यहाँ तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब यहाँ पे एक चीज मैकेनिज्म में एक चीज याद रखें, मैकेनिज्म में यह है कि दो टाइप के कॉपिंग मैकेनिज्म एक इंसान के होते हैं, एक होते हैं इनेट और एक होते हैं एक्वायर्ड और लर्न्स। इनेट का मतलब यह है कि बाय बर्थ आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, आपको जो फीवर है ना, फीवर क्या है, जैसे जो इम्यूनिटी को करते हैं, एंटीबॉडीज को प्रोवोक करते हैं, आपके ब्लड में डिफरेंट टाइप के एंटीबॉडीज है, ठीक है, आपकी WBC है, T lymphocytes हैं, B lymphocyte है, ये अगर स्ट्रांग है तो दिस इज इनिएट इम्यूनिटी। इनिएट आप बाय बर्थ आप इतने स्ट्रांग हो ना, कुछ लोग जो है बाय बर्थ, आप लोग इन ट्रेड थ्योरीज पढ़े होंगे ना, उसमें कुछ लोग बाय बर्थ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक के साथ पैदा होते हैं ना कि आगे जाके वो लीडर बन जाते हैं, बड़े लोग बन जाते हैं, और एक है एक्वायर्ड या लर्न जो बाद में सीखते हैं, एडॉप्ट करते हैं बाद में पेरेंट्स से, ठीक है, दोस्तों से, और नर्स, यहाँ पे नर्स का मेन काम है, ठीक है। इस सिचुएशन में ये एडॉप्टेशन में नर्स का क्या काम है, हेल्प करना इन एडॉप्टेशन एंड द फॉर जो उसके मूड से उसमें ये नीड उसको प्रोवाइड करना, ये नर्स का काम है कि उसको प्रॉपर ऑक्सीजन प्रोवाइड करे, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे, अगर उसको कॉन्स्टिपेशन है तो उसके लिए मेडिसिन दे दे, क्लिनिनीमा दे दे, अगर उसको रिटेंशन में है तो उसको फोलिस पास कर दे, अगर वॉशरूम जा रहे है तो उसको असेस कर दे। इसी तरह प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन, ठीक है, जब एक पेशेंट को आपने टच किया, दूसरे पेशेंट के पास जा रही हो, आप हैंड वॉशिंग कर ले, क्योंकि यू आर सपोज टू प्रोटेक्ट योर पेशेंट, आप कोई प्रोसीजर कर रहे हो, आप ग्लव्स को वेयर कर ले ताकि आप उसको प्रोटेक्ट कर ले, अगर आप उसको फुल स्पास कर रहे हो तो स्टेराइल टेक्निक से कर ले ताकि उसको यूटीआई इन्फेक्शन ना हो। तो ये सारे प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड करना ये नर्स का काम है। बॉडी इमेज, उसकी जो बॉडी इमेज है उसको इन्हांस करना, ठीक है, उसके रोल फंक्शन में उसकी हेल्प करना, ठीक है, कि अगर वो बहुत ज़्यादा एक स्टूडेंट्स हैं, वो बीमार है, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, वो बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन में है कि मतलब स्कूल की जो वर्क है वो मुझसे चले गई है, वो तो नर्स का काम है कि उसको कन्वेंस करे, उसको कूल डाउन की कोशिश करे, इंटरडिपेंडेंट, ठीक है, उसकी जो फैमिली है उसको केयर में उसको इन्वॉल्व कर ले ताकि उसको सपोर्ट मिले उसके, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? या एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, एक बच्चा है जो हॉस्पिटल में एडमिट होता है, वो अपने माँ से क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, वो खाना पीना छोड़ देते हैं, वो मेडिसिन नहीं लेते, वो बस क्राई करता है कि नहीं मैं तब खाना खाऊंगा या खाऊंगी जब मेरी माँ मुझे खिला रही है। वो तो यहाँ पे फोकल वो क्या है, फोकस स्टिमुलाई, सेपरेशन फ्रॉम मदर। नर्स का काम यहाँ पे क्या है, और इसकी कॉन्टेक्चुअल स्टिमुलाई क्या है पता है, उसके सिकनेस है, बीमारी, अगर वो बीमार नहीं होती या ऐसी बीमारी है जिससे उसकी माँ को भी लग सकते हैं, ठीक है, कोई कम्युनिकेबल डिजीज है तो मजबूरन उसको आइसोलेट करना पड़ेगा ना, वरना क्यों आइसोलेट करते हैं। लेकिन अगर ऐसे डिजीज है जो कम्युनिकेबल डिजीज है, उसको माँ की भी लग सकते हैं, उसके घर वालों को भी लग सकते हैं, तो मजबूरन तो ये कॉन्टेक्चुअल स्टिमुलाई है। नर्स का काम क्या है कि नर्स उसके साथ मतलब कन्वेंस करने की कोशिश करे कि नहीं बस आप ठीक हो जाएंगे, 2-3 दिन की बात है, आपकी माँ बाहर बैठी हुई है, वो ये सारी चीज़ उसको अभी लेकर आ रही है, आप खाना खा ले तो फिर हम उसको बुला लेते हैं, आप ये मेडिसिन ले ले तो हम आपसे उसकी बात करवा देते हैं, ये वो, ठीक है। तो इस तरह आप उसको कन्विंस कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अभी हम डिस्कस करेंगे मेटा पैराडाइम ऑफ द थ्योरी, ठीक है, कि थ्योरी के मेटा पैराडाइम क्या है। मेटा पैराडाइम पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसका मतलब है एक, आप कह सकते हैं कि पिलर्स, सही है, कि मतलब जो भी चीज, अगर ये आपको नजर आ रहा है ना ये छत, तो ये आपको जो ये 1 2 3 4 5 6 पिलर आपको नजर आ रही है, इसके ऊपर ये खड़ा है, सही है। इसीलिए जो नर्सिंग थ्योरीज है ना उसकी भी कुछ बाउंड्रीज है, कुछ फेलर है,
उसको आपने डिफाइन करना है। अगर उसमें से एक फेलर भी नहीं है तो आप उसको नर्सिंग थ्योरी नहीं कह सकते। और वो कितने हैं? 4 है। PHEN यानी पर्सन है, हेल्थ है, एनवायरनमेंट है और नर्सिंग है। These 4 is called मेटा पैराडाइम। ठीक है, मेटा पैराडाइम इसको कहते हैं। अब हर थ्योरिस्ट ने इसके डिफिनेशन अलग अलग की है। अकॉर्डिंग टू नाइटिंगेल, पर्सन एज समथिंग एल्स, हेल्थ की डिफिनेशन कुछ और है, एनवायरनमेंट की डिफिनेशन कुछ और है और नर्सिंग की और है। हेनरिसन ने उसको कुछ और तरीके से डिफाइन की है, फिर अब्दुल्ला ने कुछ और तरीके से डिफाइन की है, वाटसन ने कुछ और डिफिनेशन दी है, न्यूमान ने कुछ और डिफिनेशन दी है। ठीक है, लेडिया हॉल ने कुछ और डिफिनेशन दी है। ठीक है, इसी तरह किंग ने कुछ और डिफिनेशन दी है। इसी तरह आज जो रॉय है उसने कुछ और डिफिनेशन दी है अकॉर्डिंग टू हर कि पर्सन क्या है, हेल्थ क्या है, एनवायरनमेंट क्या है और नर्सिंग क्या है। तो अकॉर्डिंग टू रॉय, पर्सन जो है दिस इज अ बायोसाइकोसोशल बीइंग है। क्या है? या बायोसाइकोसोशल एडाप्टिव सिस्टम भी उसने उसको कहा है। अकॉर्डिंग टू हर, पर्सन इज अ बायो साइको सोशल बीइंग और एडॉप्टिव सिस्टम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है ना कि इंडिविजुअल या पर्सन इज जस्ट नॉट अ बॉडी। यू कांट सेपरेट बॉडी फ्रॉम माइंड एंड सोशल। आप उसको मतलब ये दिस इज द कंपोजिशन या दिस इज द, आप कह सकते हैं कि एक मजबूआ है इन तीनों चीजों का। सही है, मतलब आप एक इंडिविजुअल को सिर्फ और सिर्फ एज अ बॉडी उसको ट्रीट नहीं कर सकते, उसको नहीं ले सकते। सही है, बल्कि ये बायो साइको सोशल बीइंग है। ठीक है, एक होलिस्टिक अप्रोच है। इसका मतलब यह है, फॉर एग्जांपल अगर एक स्टूडेंट से और उसके एग्जाम में वो फेल हो गया है, ठीक है, तो उसको क्या है? डिप्रेशन है ना, एंजाइटी है, मेंटली वो कंफर्टेबल नहीं है। तो ये कौन सी प्रॉब्लम है? साइकोसोशल प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है ना, मतलब उसको नींद नहीं आ रही, डिप्रेशन है। डिप्रेशन इज या एंजाइटी इज अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, लेकिन उसकी वजह से क्या वो खाना पीना सही कर सकते हैं? तो ये उसकी वजह से उसकी बॉडी फिजियोलॉजिकल नीड उसमें डिस्टर्बनेस आ गई है। वो सही स्लीप कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, फिजियोलॉजिकल मतलब उसमें इफेक्ट है। और इसी तरह सोशल क्या है? वो लोगों के साथ वो हंसना मजाक वो सारी छोड़ देंगे, लोगों के साथ उठना बैठना वो खत्म कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या है? सोशली भी वो इफेक्ट हो गया। तो मतलब एक पर्सन जो है दिस इज अ बायो साइको सोशल एडाप्टिव सिस्टम है। एडाप्टिव सिस्टम उसको क्यों कहते हैं? बिकॉज पर्सन जो है ना वो हमेशा क्या काम करते हैं? कोशिश करते हैं अपने आप को एडॉप्ट करने के। तो क्या करते हैं? इसको एडॉप्टिव सिस्टम इसीलिए कहते हैं कि द पर्सन यूज कॉपिंग मैकेनिज्म टू एडॉप्ट, अपने आप को एडॉप्ट कर रहे हैं, एंड द फोर जो बेसिक नीड है, वो फोर बेसिक मतलब जो मूड है वो क्या थी? फिजियोलॉजिकल, सेल्फ कॉन्सेप्ट, रोल फंक्शन एंड इंटरडिपेंडेंट। ठीक है, तो पर्सन का मतलब क्या है कि पर्सन इज अ बायो साइको सोशल बीइंग है, या पर्सन इज अ बायो साइको सोशल एडॉप्टिव सिस्टम है, जिसमें एक पर्सन यूज करते हैं कॉपिंग मैकेनिज्म को, अपने आप को एडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, जो 4 बेसिक मूड है अकॉर्डिंग टू देम। क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब हेल्थ क्या है? व्हाट इज हेल्थ? Health is the outcome of
सक्सेसफुली एडॉप्टेशन। ठीक है, जब आप अपने आप को एडॉप्ट कर पा रहे हो तो दिस इज यू आर हेल्थी। ठीक है, अगर मतलब सक्सेसफुली एडॉप्टेशन हो चुकी है सो देन इट्स मीन दिस इज हेल्थ। सो हेल्थ इज द आउटकम ऑफ एडॉप्टेशन। सही है। अब एनवायरनमेंट क्या है? हाँ जी, ऑल कंडीशन और इन्फ्लुएंसेस which can affect या surrounding us which can affect जो आपके बैलेंस जो ह्यूमन बीइंग है उसको इफेक्ट करते हैं। सही है जी। एक एनवायरनमेंट क्या है? ऑल कंडीशन है या इन्फ्लुएंसेस है जी, जो हमारी इर्द गिर्द है, हमारी इर्द गिर्द जितनी भी है। इट कैन बी इनसाइड और आउटसाइड। ये इनसाइड भी हो सकते हैं, इनसाइड से भी हो सकते हैं और फ्रॉम आउटसाइड भी हो सकते हैं। और ये क्या करते हैं? जो इफेक्ट करते हैं, डेट इफेक्ट क्या इफेक्ट करते हैं? एडॉप्टेशन को। डेट इफेक्ट एडॉप्टेशन। ठीक है, एडॉप्टेशन को इफेक्ट करते हैं। हर वो चीज जो हमारे इर्द गिर्द है, चाहे फ्रॉम और इनर साइड हो या फ्रॉम द आउटर साइड हो, जो हमारी एडॉप्टेशन को इफेक्ट करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। या सिंपली इन वन वर्ड यू कैन से एनवायरनमेंट इज स्टिमुलाई। ठीक है, स्टिमुलाई को क्या कहते हैं? एनवायरनमेंट कहते हैं। एंड देयर आर 3 टाइप ऑफ स्टिमुलाई: फोकस स्टिमुलाई, कॉन्टेक्चुअल स्टिमुलाई एंड residual stimuli. Clear? But what is our nursing? Nursing is the promoting of adaptation and health. नर्स का काम क्या है? एडाप्टेशन को प्रोमोट करना। जो ये 4 बेसिक एरिया है वहां पे, अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो ऑक्सीजन में उसको फैसिलिटेट करना, न्यूट्रिशन में फैसिलिटेट करना। ठीक है, इन सब चीजों के लिए। ठीक है, और पर्सन जो है ना, ये पर्सन को जो हमने बात की, हमने कहा कि वो यूज करते हैं, किस चीज को यूज करते हैं? उसकी रेगुलेटर को, कोगुलेटर को, और अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर एमसीक्यूज में है कि अकॉर्डिंग टू रॉयस which of the following is correct definition of a person, तो अगर उसमें बायो साइको सोशल एडॉप्टिव सिस्टम है तो इट मीन दिस इज द करेक्ट डिफिनेशन ऑफ द सेस्टर रॉय। सही है। इसी तरह वो कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द सेस्टर रॉय which of the following is the correct definition of health, सो अगर उसमें है कि हेल्थ इज द आउटकम ऑफ एडॉप्टेशन, या सिंपल यू कैन से कि हेल्थ क्या है? जब आप कंप्लीटली सक्सेसफुली अपने आप को एडेप्ट कर पा रहे हो, सो इट्स मीन यू आर अ हेल्थी पर्सन। ओके, और एनवायरनमेंट क्या है? स्टिमुलाई। जहाँ पे स्टिमुलाई के जिक्र होंगे, इट्स मीन दिस इज द कांसेप्ट ऑफ रॉय। ठीक है, और नर्सिंग का तो काम ये है, बिकॉज एडॉप्टेशन की शॉर्ट डिफिनेशन क्या बताया था कि एडॉप्टेशन इज द गोल ऑफ नर्सिंग। हमने लिखा हुआ था ना पहले। अच्छा, एडॉप्टेशन की डिफिनेशन एक तो ये है कि गोल ऑफ नर्सिंग। एडॉप्टेशन की वैसे डिफिनेशन है क्या? हाँ, लेकिन एडजस्ट दोनों सिचुएशन में हो सकते हैं ना। मेरे पास पैसे हैं नहीं, ठीक है, मैं फिर भी अपने आप को एडजस्ट कर लूंगा, बस घर पे बैठ जाऊंगा, ना किसी से मिलूंगा, ना किसी से बस बात करूंगा, ना मेहमान को आने दूंगा, ना किसी के पास जाऊंगा। पॉजिटिव रिस्पॉन्स, responding positively to environment stimuli, this is called adaptation. जब आप किसी भी environmental stimuli को पॉजिटिवली रिस्पांस दे रहे हो, this is adaptation. बाकी रिस्पांस तो आपने देना ही देना है, एडजस्ट तो अपने आपको करना ही करना है। आपके पास और कोई रास्ता है नहीं है ना। अगर आप फेल हो जाएं और आप या आपको हम कॉलेज से टर्मिनेट कर लें, फिर भी अपने आप को एडजस्ट करना है ना, आप क्या करोगे?
ठीक है, किसी को मार तो नहीं सकते ना, तो आपने क्या करना है, एडजस्ट करना है अपने आप को, सही है। लेकिन अगर आपके रिस्पांस पॉजिटिव है, मैं इसके एक एग्जांपल दे देता हूं। अगर अक्सर कुछ लोग बीमार हो जाते हैं ना, बीमार हो जाते हैं, ख़ुसूसन मैं फीमेल की बात करता हूँ, दो टाइप के रिस्पांस मिलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बस अल्लाह ताला को सिर्फ हम नजर आते हैं, जो भी मुसीबत है हमारे ऊपर डाल देते हैं, सही है, बस वो रोना धोना शुरू कर देते हैं, ऐसा लगता है कि बस सब कुछ खत्म हो गई है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो दिस इज आल्सो अ रिस्पांस, बट अ नेगेटिव रिस्पांस। वो मेडिसिन छोड़ देते हैं, वैसे भी ठीक नहीं होती इस मेडिसिन से, मैदे आला खराब अकला, ठीक है, तो वो ठीक नहीं होते, फिर वो छोड़ देते हैं सारी चीज़ों को। एक होते पॉजिटिव रिस्पांस। पॉजिटिव रिस्पांस का ये है कि जो अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा करीब होते हैं ना, उसको बीमार कर देते हैं, सही है, और मैं उनमें से एक हूँ, ठीक है। वो मेडिसिन ले लेते हैं कि देख मेडिसिन लेना सुन्नत तरीका था, ठीक है, ये असबाब है, आपने उसको यूज करना है, इससे मैं ठीक हो जाऊंगा। सो दिस इज अ पॉजिटिव रिस्पांस। एक है नेगेटिव रिस्पांस और एक है पॉजिटिव रिस्पांस। तो पॉजिटिव रिस्पांस टू एनवायरमेंटल स्टिमुलाई इज कॉल्ड एडाप्टेशन, और नेगेटिव रिस्पांस टू एनवायरमेंटल स्टिमुलाई इज इनइफेक्टिव या माल एडाप्टेशन भी उसको कहते हैं। क्लियर? यहां तक क्लियर है? Now we will discuss about the assumptions of Roy's adaptation model. Assumption है क्या इसके, सही है? अच्छा, assumption is any statement which describe the concept. डेरा खुशहाली चाहे मंग अमदर assumption एजम्पशन है क्या उसके? जो रॉयस है ना, उसने टू कैटेगरीज में एजम्पशन को डिवाइड की है, एक है साइंटिफिक एजम्पशन और एक है फिलोसॉफिकल एजम्पशन। वो उसमें आ जाते हैं, जो साइंटिफिक है उसमें आ जाते हैं, तो ज्यादा जरूरत नहीं है चीजों को कंफ्यूज करने के लिए, सही है, मैं आसान करने की कोशिश कर रहा हूं, सही है। तो उसने दो कैटेगरीज में उसको डिवाइड की है, एक है साइंटिफिक, ठीक है, और साइंटिफिक एजम्पशन है और फिलोसॉफिकल एजम्पशन। देख, जो साइंटिफिक एजम्पशन है ना, इसका मतलब क्या है कि हर बिलीव अबाउट पीपल, जो रॉयस है ना, पीपल के बारे में उसका क्या बिलीव था, ठीक है, हर बिलीव अबाउट पीपल, ठीक है। और फिलोसॉफिकल एजम्पशन क्या है कि हर बिलीव्स अबाउट अबाउट नर्सिंग पर्पस, नर्सिंग पर्पस, ठीक है। यानी दो टाइप की उसकी बिलीफ थे ना, कॉन्सेप्ट दो टाइप की उसकी मेन। एक ये कि पीपल के बारे में, पीपल है क्या, व्हाट्स मीन बाय पीपल, और दूसरा ये कि नर्सिंग के गोल्स क्या है, नर्सिंग के मकासद क्या है, व्हाट इज द गोल ऑफ नर्सिंग, सही है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे साइंटिफिक एजम्पशन को, कि साइंटिफिक एजम्पशन क्या है। देख, साइंटिफिक एजम्पशन हमने कहा ना कि इट वाज द बिलीफ ऑफ रॉयस अबाउट पीपल। तो सबसे पहले पीपल के बारे में उसका तो ये बिलीफ था कि पीपल आर बायो साइको सोशल बीइंग, ठीक है, मतलब आप किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी पर्सन को आप जस्ट अ बॉडी ट्रीट नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि आपके सामने जो खड़ा है दिस इज ओनली अ बॉडी, नहीं, उसके अगर बॉडी इफेक्ट है तो उसका डायरेक्टली इफेक्ट उसके माइंड पे भी होगा और उसके सोशल लाइफ पे भी होगा। अगर उसकी सोशल लाइफ डिस्टर्ब है तो उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट उसके माइंड पे भी होगा और इसके साथ साथ उसकी बॉडी पे भी होगा। फॉर एग्जांपल, अगर सोशली वो किसी प्रॉब्लम में है,
आइसोलेशन है, लोगों से मतलब अपने आप को उसने आइसोलेट कर दिया है, तो ऑटोमेटिकली वो एंजाइटी की तरफ चला जाएगा, ऑटोमेटिकली वो डिप्रेशन की तरफ चला जाएगा, वो अपनी एक्टिविटीज को लिमिटेड करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक दूसरे के ऊपर उसका इफेक्ट है। तो पहला कंसेप्ट उसका क्या था, इजम्पशन क्या था? पहला इजम्पशन ये था कि पीपल जो है आर बायो साइको सोशल बीइंग। क्लियर? समझ में आ रहा है कि भाई साइको सोशल बीइंग का मतलब क्या है, कि सबको मिला के एक वो बना देना। सही है। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि ना कि ये जो लोग हैं जो इस दुनिया में रहते हैं ना, पीपल आर कंसिस्टेंटली interaction with changes। मैंने आपको क्या कहा था कि लाइफ इज ऑलवेज चेंजेबल, डायनामिक। लाइफ क्या है? लाइफ इज डायनामिक, इट इज नॉट स्टैटिक। आपकी लाइफ चेंज हो रही है ना, आप अपनी लाइफ के बारे में सोच लें। ठीक है, अगर आप डेवलपमेंटल चेंजेस की बात करें तो डेवलपमेंटल चेंजेस आप में आ रहे हैं ना। पहले आप न्यूनेट, फिर आप इन्फेंट हो गए, फिर टॉडलर हो गए, फिर प्री स्कूल, फिर स्कूल, फिर एडोलेसेंट, और आजकल एडोलेसेंट स्टेज पे हो। ठीक है, इसी तरह अगर आप अपने रोल को भी डिफाइन करें, पहले आपके रोल कुछ अलग था, अभी आपके रोल कुछ अलग हैं। ठीक है, जिंदगी में कभी आप बीमार भी होते हो, कभी आप ठीक भी हो जाते हो। तो मतलब लाइफ जो है ना, कभी आपके पास पैसे होते हैं, कभी आपके पास पैसे नहीं होते, कभी आप पेपर को फेल करते हैं तो आप दुखी होते हो, कभी आप पास करते हैं, टॉप आते हो तो आप खुश होते हो। तो मतलब कि लाइफ इज डायनामिक। तो ये और ये जो पीपल है ना, मतलब आपकी लाइफ में हमेशा चेंज आते रहते हैं, और आप कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली उस चेंज के साथ आप इंटरेक्शन में हैं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप अलग तलग हो, जितनी भी चेंजेस है उसका आप फेस करते हो। आज गर्मी है, 2-3 महीने बाद इसी क्लास में सर्दी होंगे, तो आप उसके इंटरेक्शन में आओगे। सही है, क्लियर? तो मतलब ये चेंजेस के साथ आप कंटिन्यूअसली इंटरेक्शन में होते हो, और लाइफ इज अ चेंजिंग। हाँ, अब ये है ना कि जिस तरह आप कंसिस्टेंटली इंटरेक्शन में आते हो विद चेंजेस, तो इंडिविजुअल कोशिश करते हैं कि वो कॉप करे, अपने आप को एडॉप्ट करे, एडजस्ट करे। ठीक है, तो क्या करते हैं कि टू कोप विद चेंज, टू कोप विद चेंज, जो लोग हैं ना पीपल यूज इनिएट एंड लर्न्स, या उसको एक्वायर्ड भी कहते हैं, एबिलिटी। सही है। कोप विद चेंज, आपको कोप का मतलब है कि वो मैकेनिज्म जिसके थ्रू आप अपने आप को एडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। कोप का मतलब है कॉपी करना। सही है, एडजस्ट करना अपने आप को। लेकिन लोग क्या यूज करते हैं इसके लिए? इनिएट एंड लर्न्स बिहेवियर या एबिलिटीज। इनिएट क्या है? बाय बर्थ, जिस तरह मैंने कहा कि आपकी इम्यूनिटी, आपकी WBC, आपकी टी लिम्फोसाइट, आपकी बी लिम्फोसाइट, ये सारे। ठीक है, और एक्वायर्ड या का मतलब क्या है? जो बाद में आप सीखते हैं। गर्मी के लिए आप क्या करते हैं? आप ऐसे कपड़े पहनते हैं जो बिल्कुल हल्के हों। सर्दियों में आप, ठीक है, आप कोई स्वेटर वगैरह पहनते हो। सही है, तो मतलब आप सीखते हो ना, ये आपने किसी से सीखा होगा कि गर्मी में अपनी इस तरह के कपड़े पहनने हैं, सर्दी में इस तरह करने हैं, गर्मी में अपनी छत के ऊपर सोना है, सर्दी में अपने रूम के अंदर सोना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने क्या एडॉप्ट किया, आपने सीखा है किसी से। अक्सर घर में आपको पता है कि जब कोई बीमार होते हैं ना, तो उसके ऊपर कोट स्पंजिंग करते हैं ना। ये क्या है? ये इनिएट वो है, एबिलिटी है? नहीं, ये एक्वायर्ड। सीखा है आपने कि जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है तो आप उसको कोट स्पंजिंग कर लें। ठीक है, क्लियर यहां तक? अच्छा, 4 नंबर पे क्या है?
Health and illness are inevitable part of life. Health and illness health and illness are inevitable part of life. इसका मतलब क्या है? Inevitable का मतलब क्या है? Inevitable जिसको हम नहीं छोड़ सकते, नागुज़ीर जिसको हम कहते हैं। मतलब ये है ना, ये कहते हैं कि हेल्थ एंड इलनेस एज इनएविटेबल पार्ट ऑफ लाइफ, मतलब आपकी जिंदगी में ये दोनों इवेंट जरूर आएंगे। ऐसा नहीं है कि आप बगैर हेल्थ और बगैर इलनेस की लाइफ देख लें। आपने हेल्थी लाइफ भी देखी है, एक दिन ऐसा आएगा कि आप इलनेस की तरफ ही चले जाओगे। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा क्रोनिक डिजीज के साथ होते हैं, लेकिन फिर वो ठीक हो जाते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब अगर आप हेल्थी हैं तो सारी जिंदगी आप हेल्थी रहोगे, और ऐसा भी नहीं है कि अगर आप इलनेस के साथ हो तो सारी जिंदगी आप इलनेस के साथ रहोगे। ठीक है, ये आपकी जिंदगी में ये चीज आना ही आने है। कभी आप हेल्थी, कभी आप इलनेस के साथ, कभी आप इलनेस के साथ, देन यू विल बी हेल्थी। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट है अबाउट द पीपल कि पीपल क्या है, बाय साइको सोशल बीइंग है। पीपल क्या है, वो कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली इंटरेक्शन में आते हैं चेंजेस के साथ। पीपल क्या है, वो कोशिश करते हैं कि अपने आप को कॉप करें, अपने आप को एडजस्ट करें, अपने आप को एडॉप्ट करें। और ये लाजमी है कि कभी आप हेल्थी होंगे, कभी आप इलनेस के साथ होंगे। अपने अपने आप को दोनों सिचुएशन में क्या करना है, एडॉप्ट करना है। यहां तक क्लियर है? सो इट वाज अबाउट द साइंटिफिक। अब हम बात करेंगे फिलोसॉफिकल एजम्पशन की। साइंटिफिक को हमने कर दिया है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे फिफ्थ नंबर की, ठीक है, क्योंकि 4 उसकी है ना, फिफ्थ ये है कि नर्सिंग, क्योंकि फिलोसॉफिकल का मतलब क्या है, हर बिलीव अबाउट नर्सिंग, कि नर्सिंग क्या है। सो नर्सिंग इज द नर्सिंग इज क्या, प्रोमोटिंग ऑफ एडाप्टेशन। नर्सिंग का मेन गोल क्या है, द गोल ऑफ नर्सिंग इज प्रोमोट एडाप्टेशन, एडाप्टेशन को प्रोमोट करना। दिस इज द मेन पर्पस ऑफ नर्सिंग। क्लियर? सो गोल ऑफ नर्सिंग इज टू प्रोमोट एडाप्टेशन। सही है? गोल ऑफ नर्सिंग क्या है, ऑफ नर्सिंग इज टू प्रोमोट एडाप्टेशन। अच्छा, 6 नंबर पे क्या है, अगेन नर्सिंग के रिगार्डिंग उसकी बिलीव क्या था। हाँ जी, एडाप्टेशन क्या करते हैं, देख ये जो एडाप्टेशन है ना, ये एडाप्टेशन प्रोमोट क्या, किस चीज को प्रोमोट करते हैं, हेल्थ को, क्वालिटी ऑफ लाइफ को, एंड डिग्निटी ऑफ डेथ। डिग्निटी ऑफ डेथ का मतलब क्या है, या डिग्निटी या डेथ with डिग्निटी, इज्जत के मौत। सही है? डिग्निटी विद डेथ का मतलब क्या है, इज्जत की मौत। तो इज्जत का मौत किस तरह कर सकते हैं, नर्स क्या कर सकते हैं उसके लिए। हाँ हाँ, टर्मिनल स्टेज में जो केयर हम प्रोवाइड करते हैं उसको कौन सा केयर कहते हैं, पेलेटिव केयर उसको कहते हैं। सही है, ठीक है। 7 नंबर पे क्या एजम्पशन है इसकी, हाँ, जो लोग हैं ना ये पीपल,
हैव क्रिएटिव पावर टू adopt and transform. देख, हर इंडिविजुअल में अल्लाह ताला ने ये एक पावर रखी है, सलाहियत रखी है कि वो अपने आप को एडॉप्ट कर सके या अपने आप को ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या है, अगर अपनी जो पोजीशन है उसको चेंज करे। अगर वो इलनेस के साथ है, फॉर एग्जांपल डायबिटीज है, वो डेली एक्टिविटीज़ करते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं, तो वो अपने आप को हेल्थ से, जो इलनेस है उससे हेल्थ की तरफ क्या करते हैं, ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो दीज 7 आर द बेसिक एजम्पशन ऑफ द रॉयस। ठीक है, एडॉप्टेशन मॉडल की ये 7 मेन एजम्पशन है। एक उसकी साइंटिफिक एजम्पशन थी, इट्स अबाउट किस चीज़ के ऊपर थी, पीपल की बिलीफ, और एक फिलोसफिकल उसमें था कि ह्यूमन जो है या पीपल जो है वो बाई साइको सोशल है, वो कंटिन्यूसली इंटरेक्शन में है, वे चेंजेस वो कोशिश करते हैं कि अपने आप को एडजस्ट कर ले, कॉप कर ले। और नर्सिंग का जो मेन गोल है, दिस इज अ प्रमोशन ऑफ एडाप्टेशन। और एडाप्टेशन क्या करते हैं, वो हेल्थ को प्रमोट करते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ को प्रमोट करते हैं, और इसके साथ साथ इंटीग्रिटी वेट या अपडेट। ठीक है, इसके अलावा हर इंडिविजुअल को अल्लाह ताला ने एक क्रिएटिव पावर दी है कि वो अपने आप को एडाप्ट कर सके या अपने आप को हेल्थ इलनेस से हेल्थ की तरफ ट्रांसफर कर सके। ठीक है, इस थ्योरी के अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो इसकी जो मेन स्ट्रेंथ एक तो यह है कि दिस इज यूनिवर्सल थ्योरी है। ठीक है, आर वर्ड वर्ड सेम यूज होंगी। अगर पाकिस्तान में ये एडाप्टेशन की ये रेगुलेटर और ये कॉग्नेटर और ये चीज़ें हैं तो ये यूएस में भी होंगे और हर जगह पे होंगे। दूसरा, ये वेरी सिंपल थ्योरी, इसमें क्या है कि एक तरफ स्टिमुलाई है, दूसरी तरफ ह्यूमन है, उसके बीच में कुछ रेगुलेटर है, कुछ कॉग्नेटर है, वो कुछ मूड है जो इफेक्ट करते हैं किसी इंडिविजुअल के एडॉप्टेशन के ऊपर। तो सिंपल एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क से आप उसको समझ सकते हैं। ठीक है, और क्या है कि ये जितने भी फील्ड है नर्सिंग के, उसमें आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसके लिमिटेशन की बात करें या वीकनेस की बात करें तो मेन लिमिटेशन तो ये है कि ये जी बिल्कुल, उस एक तो यह है कि स्पिरिचुअल साइड को उसने बिल्कुल मिस किया हुआ है। दूसरा क्या हो सकता है उसको कि नर्सिंग फील्ड के लिए तो ओके है, लेकिन बाकी जो डिसिप्लिन है उसके लिए इतना हेल्पफुल नहीं है। जी, टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, क्योंकि नर्सिंग के सारे फोकस तो एडाप्टेशन के ऊपर चले गए। ठीक है, नर्सिंग को भी उसने बहुत नीरो किया है। ठीक है, और कुछ उसमें कम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, मल्टीपल कंसेप्ट है, जो है कम्प्लेक्स कंसेप्ट है उसमें। ठीक है, तो ये लिमिटेशन आप उसको कह सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन है सो यू कैन आस्क मी नाउ। If you don't have a question, so then you can also ask me on the comment section. I will try to give answer timely. Thank you so much for listening me and watching.